तो जनाब, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अब तक पधिराई दी। और यकीन करें, इसी वजह से इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की जो एक एप्रिसिएशन है, कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, ये चीज़ तो हमें दौड़ा रही है। वरना बड़ा मुश्किल है इस बहुत ही कठिन वक्त में एक दूसरे के लिए टाइम निकालना। और साथ साथ लेकिन मज़ा आ रहा है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे एंकर हैं, ये जबरदस्त इंसान हैं। और आजकल तो इंस्टाग्राम पर जो ये लाइव वाइव कर रहे हैं ना, हैलिस कर दिया है। इन्होंने सबको हैरान कर दिया। मतलब जो लीस्ट सबसे लीस्ट अवेलेबल शख्सियत कोई हो सकती थी क्वारंटीन के अलावा लाइफ में, ये उनको पकड़ पकड़ के ले आए। मतलब आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है ना वो माइकल होल्डिंग किसी के इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाए। और बाकी भी दो तीन थे, मैं जरूर बात करूंगा। रौनक भाई, आपको खुशामदेद। और बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी लंबा गैप आया लेकिन आपको फाइनली पकड़ लिया मैंने। अरे बिल्कुल। अब तो मतलब सब फ्री तो बैठे हैं गफार भाई। तो आप आपने बुलाया ही नहीं इतने टाइम से, आप सिर्फ क्रिकेटर्स को ही बुला रहे हो। तो अब आपने शायद इंस्टाग्राम की बात की, तो राहुल द्रविड़ और संजय मांजरेकर ने मुझे क्रिकेटिंग हाँ। स्किल्स पे मेरी काफी तारीफ की। तो अब मैं अपने आप को क्रिकेटर मानने लग गया हूँ। तो अभी शायद मैं आपके शो के काबिल हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं नहीं, रौनक को मैंने जो है ना, वो जब मैं डॉन पे अपना जब शो करता हूँ, अभी रमजान में तो नहीं है लेकिन रीप्ले में डॉन वर्ल्ड कप में रौनक को मैंने बहुत तंग किया, क्योंकि अपने वहां पे लाइव कर रहे होते थे। रौनक, वो बड़ा मजा आया जहां हम लोगों ने ड्यूरिंग चलते हुए मैच के अंदर मेरा इत्तेफाक से शो, आपको याद है ना, शो ऐसा था जो बिल्कुल ही इनिंग ब्रेक में आता था। तो रौनक और मेरी बड़ी अच्छी इसमें वो रही। और मैंने देखा रौनक के बड़े अच्छे एनालिसिस हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे भी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो आई थिंक वी वर हेल्प्ड कि जो वर्ल्ड कप था वो इतना अच्छा वर्ल्ड कप था इंडिया के लिए। तो उनका जो जर्नी था तो अच्छा था ही। और पाकिस्तान की स्टोरी तो कमाल की थी, जिस तरह की फ्लक्चुएशन थी। इंग्लैंड को पहले उन्होंने जिस तरह के अपसेट कर दिया, और फिर एज अपने आप यूजुअल, को एज यूजुअल अप्स एंड डाउन वाली। तो बिल्कुल ना। तो तभी तो इंटरेस्टिंग बात होती है। अगर क्रिकेट बोरिंग हो जाता है तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है। अगर क्रिकेट हाँ। इंटरेस्टिंग होती है तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। अब जब क्रिकेट है ही नहीं, तो हमने और आपने सोचा होगा कि भाई क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, हमको भी रेलेवेंट तो होना है। लेकिन इस टाइम पे हमारी जो एक अनफॉर्चुनेट सी जो एक काबिलियत है इंडिया की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की, वो है करप्शन इन क्रिकेट। वो कभी ना कभी न्यूज हमें दे ही देती है। आपके उमर अकमल की स्टोरी चल रही है, हमारे यहाँ जो बुकी इन्वॉल्व था शकीब अल हसन के केस में, जो दिल्ली का एक बिजनेसमैन है, उसकी स्टोरी निकल चुकी है। तो ये सब जो अनफॉर्चुनेट चीजें हमें बिजी रखते ही रहते हैं, पर चलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है इन टाइम्स में। जी जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में, और जैसे रौनक ने मान लिया, मैंने नहीं कहा, देखिए पहले उनका कहना जरूरी है फिर मैं कहूंगा, इंडिया क्रिकेट और शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान के अंदर खबरें, वो भी क्रिकेट में, कभी खत्म नहीं होती। अभी तक भी जो मुझे याद है, 17-18 मार्च को जो पीएसएल खत्म हुई, उसके बाद फिर इतना लंबा अरसा, लेकिन किसी ना किसी तरह रौनक शो चलता ही रहा। और शायद क्रिकेट में हमारे यहाँ हम लोग, अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है रौनक, तो इतना मुश्किल नहीं है 1 घंटे का शो रोज निकालना। हमारे क्रिकेट में इतना दम है यार। या नेवर अ डल डे इन इंडियन क्रिकेट, हम कहते ही है। लेकिन अगर हाँ। एशियन क्रिकेट की बात करें कि दिस नेवर अ डल मोमेंट, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम इतने डेस्परेट है, अभी इस टाइम ने हमें सिखाया है कि हम अपने क्रिकेट को कितने इजिली ले लेते हैं या टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जो क्रिकेट है नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो क्रिकेट हमें दिखाओ, सुनाओ, क्रिकेटर को दिखाओ या क्रिकेट की बातचीत कर लो। तो अभी फिलहाल अगर ये सब न्यूज चल रहा है तो हम खुश है कि चलो उसको अच्छी तरह कवरेज दे दे। लेकिन कभी कभार हम तंग आ जाते हैं कि यार कितना क्रिकेट, कितना क्रिकेट। अब वो पर्सपेक्टिव में आ गए ना, अब याद है, अब याद रखोगे कि जब क्रिकेट रहेगा कि उसको कितना अप्रिशिएट करोगे। बिल्कुल, क्रिकेट, बल्कि आप कहें तो वो हर चीज जिससे हम भागते थे शायद कभी कभी, क्रिकेट के अलावा अगर हम आम जिंदगी में बात करें, जो काम करना पड़ जाता था यार, रेस्ट कब मिलेगा, कब कोई संडे आएगा, कब हॉलीडेज मिलेंगी। अब इन इंसानों को, हम सबको ना, आई थिंक समझ आ गई है, क्योंकि फाइनेंशियली भी अब पूरी दुनिया बहुत ज्यादा जो है ना वो स्क्यूज हो रही है और बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। हम देखते हैं अब लोगों को कदर आई है कि काम की रौनक कितनी कदर थी। अरे मैं कुछ दोस्तों से कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था कि सबसे पहले मैं उनसे माफी मांग रहा था कि जितनी बार मैंने किसी प्लान के लिए ना बोल दिया हो या बैकआउट कर हम्म। दिया हो, या लास्ट मिनट में मैंने जिस तरह कहते हैं ना कल्टी दे दी हो या डिच दे दिया हो हमारी भाषा में यहाँ पे बॉम्बे में, कि यार नहीं यार हाँ। मैं बड़ा थका हुआ, ऑफिस में बड़ा लंबा दिन था, कल सुबह जल्दी उठना है, तुम नहीं, लोग अब मैं जाओ भारिया आऊंगा कोई भाई, issue अब नहीं तो करो। क्वारंटीन के बाद अरे बुला, मैं भाई, आऊंगा। तुम जहां लेके जाओ मैं आऊंगा। तुम कभी कभी बोलते थे कि मेरे किसी फ्रेंड की पार्टी है,
बोला यार मैं उनको जानता नहीं हूँ यार, मैं कैसे ऐसे आ सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। अब तो यार बुलाए बिन बुलाए अभी तो बाहर निकलने ही है। अभी सबसे ज्यादा रिग्रेट उसी की हो रही है कि जिस तरह हमने इतनी बार कह लिया कि नहीं यार नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, फिर और आ जाएंगे, या फिर यूरोप नहीं जाना है, या फिर यहाँ नहीं जाना है, इस ट्रिप को नहीं लेना है। आई थिंक वो सब अभी पर्सपेक्टिव में आ गया कि नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिले वही घर से बाहर निकलो और एंजॉय लाइफ। इस टाइम ने यही तो सिखाया है हमें। बिल्कुल यार, ये तो वो चीज सीख ली है कि जो कुछ था वो फॉर ग्रांटेड नहीं था, वो हमें हर चीज की बड़ी वैल्यू, और कहते हैं ना नेमत था सब कुछ, हर चीज जो है ना याद आ रही है। लेकिन अब जैसे रौनक ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में कभी कोई डल मोमेंट नहीं, तो आईसीसी ने कहा चलो हम भी बीच में कूदते हैं। तो यार अच्छा खासा हम नंबर 1 थे T20 रैंकिंग में, उठा के अपडेट कर दिया, वो भी क्वारंटीन में, अब ना खेल सकते हैं ना वापस ले सकते हैं, नंबर 4 पे फेंक दिया। रौनक, इंडिया के साथ भी आई थिंक टेस्ट में ऐसा हुआ। बिल्कुल, हम एक नंबर पे थे कुछ ही मतलब कुछ ही पल पहले, एक में नंबर पे थे, अब 3 नंबर पे आ गए। मेरी एक थियोरी है गफार भाई, जिस तरह इस क्वारंटाइन में सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना बॉस को दिखाने को कि भाई हम भी अभी रेलेवेंट है, कि ऐसे नहीं तुम डिसीजन ले लो कल के हमें सैलरी निकाल लेनी दो है, हमारी सैलरी कोई लेनी है, वैल्यू नहीं अगले है। महीने की। हाँ तो बस, तो रैंकिंग्स वाले जो भी होते हैं ना, डेटा वाले, एनालिस्ट वाले आईसीसी में, जो परफेक्ट टाइम शायद था उनके लिए। तो कह रहे होंगे कि सर नहीं नहीं सर, अभी तो रैंकिंग रिलीज करने हैं हमें, क्रिकेट हो ना हो हमें तो निकालना ही है इसको। और कुछ ना कुछ करके ये फिर न्यूज बना दी उन्होंने, ताकि उनको भी लगे कि नहीं भाई रैंकिंग्स वालों को हम अभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह माहौल, हम तो लाइटली बात बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग को तो काफी सीरियसली लेना पड़ता है ये सब। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं कहूँ तो यही एक मुद्दा है कि क्योंकि रैंकिंग तो वैसे भी मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ उनमें, मैं हम्म, उनको ज्यादा कदर देता ही नहीं हूँ। मुझे कभी कभी तो लगता है कि स्टोरी बताते ही नहीं और यूजलेस होते हैं रैंकिंग, और विदाउट क्रिकेट रैंकिंग रिलीज करना तो और भी यूजलेस है। तो भी आप ही, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान 1 नंबर से 3 या 4 नंबर पे आ चुका है, क्योंकि ये रैंकिंग तो भाई मेरे ख्याल से पूरी कहानी तो कभी नहीं बताते। हाँ बिल्कुल, चूंकि इसमें आप लकी होते। मुझे याद है एक जमाने में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे बांग्लादेश से 5-5 मैच खेले, पूरे 10 जीत गए। तो अगर इस दौरान कोई टीम की रैंकिंग अपडेट होगी तो ऑब्वियसली उसके मजे हैं। लेकिन आज जो हम शो कर रहे हैं ना, इसका मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये, रौनक से मैं हमेशा अपने पुराने में ही पूछता था कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में मैं रौनक से पूछूं, क्योंकि कभी कभी आप अपने सेटअप पे जो एनालिसिस करते हो, वो एनालिसिस कभी कभी एक इमोशनल भी हो सकता है, एक बहुत अटैचिंग वाला हो सकता है। जो एक न्यूट्रल ओपिनियन आता है, लाइक के मुझे आज तक समझ नहीं आती यार अश्विन क्यों ड्रॉप हो जाते हैं इंडियन टीम से, मैं तो उनका इतना बड़ा फैन हूँ। तो शायद मेरी ओपिनियन एक अलग ओपिनियन होगी इंडियन फैंस के लिए। और मैं इसी तरह रौनक से अगर पूछूं, रौनक, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद, हम वर्ल्ड कप के दौरान भी बड़ी बात करते थे सरफराज की कैप्टनसी पर, मिकी आर्थर बीइंग अ कोच, हमने वर्ल्ड कप के बाद इनको घर भेज दिया टोटल। हम्म। सरफराज तो टीम से ही बाहर हो गए। और अब हमने देखा कि T20 रैंकिंग चलें, आप अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी ओपिनियन को छोड़ के फैंस का पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जी। अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं तो रैंकिंग रिफ्लेक्ट करता है कि यार आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, इसलिए कोई और आपसे ऊपर नहीं है। पाकिस्तान ने T20 के अंदर, आपको याद है, लगातार बहुत जीता, इतना जीता कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, जहां गए जी। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दिया। बट रौनक, आप चूंकि T20 रैंकिंग में पाकिस्तान नीचे आया, इट मीन्स कि हमने बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं खेला था ना, वरना 1 से 3, 1 से 4 हमें आईसीसी दुश्मनी में तो नहीं गिराएगा, हम कहीं ना कहीं डिप खा गए। लोग बड़ा इस बारे में पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि सरफराज बीइंग अ T20 कैप्टन, T20 प्लेयर, उनकी अपनी वैल्यू थी जो फॉर ग्रांटेड ली थी, कि सरफराज क्या करते हैं, वो तो नीचे खेलते हैं। आपका क्या ओपिनियन है रौनक भाई, कि मतलब आपका फर्स्ट ओपिनियन क्या था जब सरफराज तीनों फॉर्मेट से घर गए, टीम से बाहर निकाल दिए गए, एज अ न्यूट्रल इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि यार वो नीचे बहुत आते थे, वो सही नहीं खेलते थे। आप ठंडे माहौल मैं- में बैठ के अलग तरीके से देख रहे होते हैं पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट को। सबसे पहले तो मैं सरफराज की जब भी आप बात करता हूँ मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की फ्रैंक बातचीत सरफराज क्या करता था, भले ही टीम जीते हारे, पोस्ट मैच इंटरव्यू हम्म, हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर टॉस पे हो, जब भी हो, मतलब कभी कभार तो उससे इतनी, इसकी जो सिंप्लिसिटी थी, कभी कभार हम मीम्स बना लेते हैं ना कि भाई इनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या फिर ऐसे उटपटांग जवाब देते, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। उल्टा मैं लोगों को करेक्ट करता था कि भाई सरफराज की अंग्रेजी को छोड़ो, उसकी ऑनेस्टी को पकड़ो। कि जब भी इससे कोई पूछे कि आज सरफराज आप जीत गए हो तो आपने क्या चेंज किया, नहीं हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। तो मतलब ये इस तरह की जो आंसर्स होते हैं, नो क्रिकेट वाज थोड़ा मिसिंग सा वो दिस हंसी कैरेक्टर। मजाक भी आ जाता था उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इनफैक्ट अपने आप पे हंसना वो जानते थे।
और ये हाँ, हर क्रिकेटर के लिए जरूरी किसी होता ने है पूछा आपकी ये। आपकी फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हुई, क्या किया था आखिरी 3 दिन? बोलता मैं तो कुछ भी नहीं किया था यार, नॉर्मली किया था। तो यही है ना कि कभी कभार हम इतने कैरिड अवे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स भी कैरिड अवे हो जाते हैं। वो स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स फॉर एग्जांपल, वो तारीफ के इतने यूज टू हो जाते हैं कि कभी कभी वो हाँ, लोग ये रहती है ज्ञान सर। देना शुरू करते हैं। हम ज्ञान बोलते हैं ना, कि ज्यादा प्रीचिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो ऑनेस्टी है वो रह जाती है। तो सरफराज मैं काफी मिस करता हूँ कि अब क्रिकेट तो है नहीं, लेकिन जब भी पाकिस्तान क्रिकेट था, सरफराज द कैरेक्टर नहीं मिलता था देखने, तो मुझे थोड़ा सा दुख तो होता था। जहां तक इशू का सवाल है, मैं सबसे पहले तो शौक तब हुआ जब, जिस तरह आप सरफराज की बात आइसोलेशन में तो नहीं कर सकते हो, आपको मिसबा उल हक की बात साथ, मतलब उनका नाम साथ में लेना होता है। एग्जैक्टली। और मिसबा के साथ मैंने मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम किया वर्ल्ड कप में। मुझे एनालिस्ट, एकदम पक्के एनालिस्ट लगे, जो बिल्कुल पॉइंट पे जाते हैं और जो जानते हैं, जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट की नस पकड़ लेते हैं मिसबा उल हक। और जब वो इन्वॉल्व हुए, मैं काफी खुश था, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट के करंट सिनारियो से काफी नॉलेज तो है ही, और ऊपर से बोर्ड में जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी होगा, वो मिसबा उल हक इज अ गुड कैरेक्टर टू मैनेज दैट। तो ऐसे एशियन टीम्स में ऐसे कैरेक्टर्स को हमने रखना जरूरी है। लेकिन फिर जब वो कोच भी बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए, और मतलब किंग ऑफ क्रिकेट जैसे बन गए वहां उनके, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। यहाँ ठीक सवाल है, ये पैदा होता है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, रौनक कतई कलामी की माफी, कि रौनक कपूर ने वर्ल्ड कप में मिसबा के साथ बैठकर वो जो एनालिसिस किए, जी मतलब आई वुड ब्लेम ये पाकिस्तानियों, जो आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये रौनक वो इंसान है जिन्होंने मिसबाउल हक को वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि एक मैच में जब पाकिस्तान जीत गया, मिसबा हमेशा की तरह सीरियस बैठे थे, उन्होंने बिल्कुल। कहा मिसबा भाई, आज तो मुस्कुराहट हो जाए थोड़ी सी। चले, ये तो मैंने अब थोड़ा सा इसमें मसाला डाला यूट्यूब के चैनल पे, ये बड़ा फायदा है ना, टीवी थोड़ी है आप कुछ भी बात कर सकते हो। लेकिन ये बहरहाल, रौनक से रौनक वैसे आपने जब उनके एनालिसिस सुने, और ऑब्वियसली फिर आपके ही प्रोग्राम के बाद, वो एनालिसिस के बाद, वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही तकरीबन ये चीज आ गई थी कि वो बहुत बड़ी जी, पावर लेके आने वाले हैं। आते आते हमारे यहाँ तो आपको पता है, बहाना बनते बनते टाइम लगता है, 2 महीने हमने लगा सही दिए। बात। लेकिन इट वॉज ऑब्वियस कि मिसबाह आ रहे हैं। सो योर ओपिनियन ऑन दिस रिप्लेसमेंट, इतने सारे रोल, शायद न्यूजीलैंड के जो माइक हैसन थे, उनके अलावा किसी को इतने पावर्स नहीं मिले मेरे ख्याल में आज तक। मुझे तो याद ही नहीं कि इंडिया या पाकिस्तान में किसी एक आदमी को इतना पावर दिया हो जो कैप्टन ना हो। कैप्टन कभी कभी ज्यादा पावर उनको मिल जाता है, सौरव गांगुली हो, एम एस धोनी हो, विराट कोहली हो, या फिर आपके अगर इमरान खान हो, या फिर जावेद मियांदाद हो। अगर कैप्टन जो है किंग किंग हम मानते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो सेटअप होता है वो कैप्टन के अराउंड इर्द गिर्द ही होता रहता है। अगर आपने ऐसा एक टीम बॉस बना दिया, या डायरेक्टर ले आए, या फिर आप मिसबा में जो भी उनका रोल है, वो थोड़ा सा अपसेटिंग हो सकता है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा। अब तो मिसबा है, लेकिन आगे मिसबा अगर नहीं रहे तो फिर क्या फिर से आप मानेंगे कि जो कैप्टन है वो पकड़ लेगा जो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। तो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, लेकिन अजीबो गरीब चीजें तो होती ही रहती है। और जिस तरह आपने कहा, मिसबा से एक सीरियस आदमी मानते मानते हैं उसे। और जब मैंने उन्हें हंसने को भी कहा, जब पाकिस्तान ने, आई थिंक इट वाज द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो बहुत ही यस। बेहतरीन चेस उन्होंने की, और मैंने कहा मिसबा, दिस हैज बीन एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, नाउ ऑफर अ स्माइल। और मतलब थोड़ा डिले भी था, तो 4-5 सेकंड ऐसे ही मिसबा कैमरा को देख रहा था। और कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता था कि मैंने कुछ ऐसे नहीं कह दिया कि मिसबा उल हक नाराज हो गए, क्योंकि मैं कभी हम्म। मिला तो नहीं था। ऐसे ही वीडियो से बात हो रही थी, और ऊपर से कभी कभी इंटरनेट या फिर लिंक में डिले हो, तो कभी कभी लगता है कि मेरी पॉइंट शायद, या मेरी जोक शायद उन तक ना पहुंचे, तो वो गलत ना मान ले। तो ऐसे ऐसे देख रहे मुझे मिला, यार मैंने क्या कर दिया मिसबा उल हक से, मैंने हंसी मजाक ऐसे तो नहीं कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं। भारी और पड़ फिर जाएगा। अचानक, और धीरे 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 हल्की सी स्माइल बढ़ने लग गई। मैंने बोला बहुत है, अभी चलो काट लो, शो हो गया। तो इससे पहले कि और कुछ बोल दे, तो ये यार That यही was तो a सब। very famous moment from your shows. That was a very famous smile, no doubt about it. तो मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या मिसबा अपनी टीम में भी ऐसे सीरियस ही होंगे, या फिर हंसी हम्म। मजाक उनके इसमें होगा, क्योंकि वो काफी अच्छा रौनक, चेजिंग एक करते हैं। बात जो आपने बात की, इस हम्म, इट शोज के मिसबा के जो इमोशंस हैं, वो जीत में शायद इंसान ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। मर्द जी तो है, मुझे लगता है ओवरऑल स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के, टेंशन तो छुपा सकते हैं, खुशी हमसे नहीं छुपती, ऑब्वियस हो जाती है बिल्कुल। हमारे चेहरों पर। लेकिन मिसबा ने जब ऑब्वियसली श्रीलंका ने हमारे घर में आकर तीनों T20 में मार दिए, वनडे तो हम आराम से जीत ही रहे थे। तो किसी ने जी पूछा जी आपने क्या डिफरेंट कर सकते, आई थिंक कुछ ऐसा कहा कि शायद सारे सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ से गेंद कराने शुरू कर देते, एंड ही वाज क्वाइट सॉर्ट ऑफ इरिटेटेड ना। अच्छा,
नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम मिसबा। ऑब्वियसली हमारे डिस्कशन में हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे कि हम मिसबा को बिल्कुल। यहाँ पर क्रिटिसाइज करें। ही इज और दूसरी बात ये ऑलमोस्ट अ कि भाई फादरली अभी अभी फिगर आए हैं अभी भी। एंड ही इज जस्ट कम इन, तो उनको टाइम हाँ। तो देना ही चाहिए। तो ही इज जस्ट कम इन, जैसे भी उनका रोल है, इट्स वेरी अर्ली टू पास जजमेंट। तो ये तो आपने सही कहा। और दूसरा जो मुझे लगता है कि 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड लिटरली डिसरे, या डिसग्रेस, और आई थिंक वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर्स, डार्केस्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। एंड उन्होंने जिस तरह उस टीम को संभाला, उसको उठाया, उसको नंबर 1 तक रैंकिंग लेके गए। मुझे आज तक वो अपना एक बड़ा प्राउड किस्म का ट्वीट याद है कि जब वो आईसीसी का टेस्ट मैच चलकर आया तो मैं कह रहा था देखो क्रिकेट तो नहीं आई लेकिन हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली कि आईसीसी खुद लेकर आ गए। तो मिसबा ब्रॉट दिस टू पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि उस वक्त बहुत अच्छा था। एब्सोल्यूट। लेकिन रौनक, जस्ट अगेन वही आज वाली डिस्कशन में ये मैं चाहूंगा कि हम दूसरा कहते हैं ना, अदर साइड ऑफ द कॉइन, एक अदर ओपिनियन। ऐसा पॉसिबल था कि इंडियन क्रिकेट में कभी मैं पूछूंगा जरूर आपसे, जो विराट कोहली और कुंबले का साथ मसला, फिर रवि शास्त्री की दोबारा एंट्री हुई, वो मैं जरूर पूछूंगा जी। आपसे। लेकिन लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉसिबल था कि एक रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर जिसको पिछले साल ही कोर्स कराया गया हो, और वो एक साल पहले पीएसएल एज अ प्लेयर खेल रहे हो, और वो इतनी सारी पावर्स के साथ आ जाए, बट मतलब हाउ यू समराइज दिस? या बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो होता है ना, और इंडियन क्रिकेट में और शायद टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान क्रिकेट में भी ईगोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े पर्सन, और ये तो हम अरसों से देखते आए हैं कि बड़े बड़े पर्सनैलिटीज जो होते हैं, वो कभी कभार जो क्लैशेस एक टीम में है जो आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द टीम। ऐसा तो नहीं है कि हर टीम में भाईचारा ही होता है और कुछ नहीं होता है, ग्रेट टीम्स में भी होता है। ये काफी पुराना किस्सा है कि एडन गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न, वो लोग कभी मतलब आई टू आई देखते ही नहीं थे टीम में, और फिर भी एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा वो थे। तो ये एक क्लास होता है ग्रेट प्लेयर का कि भले आप किसी के साथ गेट अलॉन्ग ना कर ले, लेकिन फिर भी यू प्ले फॉर द टीम। जब आप कोच बन जाते हो तो वो एसोसिएशन इतना नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि कोच की जो रोल है वो क्रिकेट में थोड़ी अलग सी होती है, एक आउटसाइडर की ही होती है। और उनका रोल जो है एक तरह से डिफाइन किया जाता है कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, और मतलब आपके लिए जब सलाह मशवरा चाहिए तो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन कोच का जो कभी कभी होता है कि भाई तू कैप्टन हो या फिर शायद तुम कैप्टन हो, लेकिन अगर कुछ खराब हो गया तो मुझे निकालेंगे ना, मुझे थोड़ी ना निकालेंगे, तू तो बच जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक बढ़ता है हमारे टीम्स में। और इंडियन क्रिकेट में सक्सेसफुल मंत्रा यही है कि अगर आप रिटायर हो तो आप कुछ साल टीम से मतलब एसोसिएट ना करो, क्योंकि कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही। और दूसरी बात यह है कि मान लो आप अभी आप सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ हो, या फिर और आप अब तुरंत रिटायर हो चुके हो, लेकिन फिर भी, या लेट मी टेक इट द अदर वे अराउंड, आप गांगुली हो या वीवीएस लक्ष्मण हो या राहुल द्रविड़ हो, जो सचिन तेंदुलकर के साथ खेले हो, लेकिन फिर आप कोच बन जाते हो और सचिन तेंदुलकर अब भी खेल रहा है। तो जिस तरह आपका जो इक्वेशन था जब आप एज ए टीममेट थे, और जिस तरह आपका इक्वेशन है एज ए कोच, शायद कभी कभी कोच को लगे कि शायद सचिन तेंदुलकर नहीं खेल पाएगा, या मुझे ये रिकमेंडेशन देनी चाहिए कैप्टन को कि भाई शायद आपको यंगर ओपनर लेना के लिए ढूंढना ढूंढना चाहिए। तो अगर ये सब आप फ्रीली नहीं कह सकते तो आपको टीम के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो ये एक पर्सनैलिटी चीज हो जाती है। अगर मिसबा उल हक ऐसा प्लेयर है जो इंस्पाइट ऑफ हैविंग प्लेड विद शोएब मलिक ये कह पाए कि शोएब मलिक को टीम में इवन नहीं होना हफीज चाहिए, के साथ बहुत क्लोज रहे वो। और वो तो हमने देखा कि, और ये मैंने एज अ एंकर भी देखा, और शायद आपने भी देखा हो कि जब क्रिकेटर रिसेंटली रिटायर हो जाता है वो न्यूज चैनल पे भी इतनी फ्रीली ओपिनियन नहीं देता है। लेकिन कभी कभार एक कैरेक्टर आपको मिल जाता है जो ऐसे ऐसा ना हो। हमारे यहाँ गौतम गंभीर एक है, आपके यहाँ शायद शाहिद अफरीदी हो या मिसबा उल हक हो, ही डजंट केयर कि मैंने इनके साथ खेला शोएब हो कि अख्तर, शोएब अख्तर बिगेस्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। तो फिर भी मेरे को लगता है ये सिलेक्टिव हो जाता है। अगर आप मिसबा को पूछो यूनिस खान के बारे में बात करने को तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, लेकिन मिसबा को पूछो मोहम्मद हफीज के बारे में बात करो तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो इन माई एक्सपीरियंस कुंबले वाला आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हमने देखा कि अगर सुपरस्टार क्रिकेटर को भी, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन को भी आप कोच बनाए, लेकिन अगर उसे एग्जिस्टिंग कैप्टन के साथ अगर उसकी बन नहीं रही हो, तो फिर टीम के लिए ये डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करें, आपको डिसाइड करना होता है एज अ बोर्ड कि आपका भरोसा किस पे है। अगर आपका भरोसा जैसे इंडियन क्रिकेट में कैप्टन पे है तो अनिल कुंबले को आपको इवेंचुअली निकालना पड़ता है। अच्छा, ये बड़ा अगर इंटरेस्टिंग था भरोसा ये जो। पे है, हाँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा था, अगर आपका भरोसा कोच पे है या फिर हाँ। आने वाले शख्स पे है जो मिसबा पे है, तो फिर आपको कैप्टन की कोई कदर नहीं है। आप बोले मिसबा आप डिसाइड करो, अगर सरफराज को निकालना है निकाल दो। तो ये जो है ना, मेरी प्रॉब्लम जो है मिसाल से होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ और करो। आपने अभी एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि आपने एक आदमी को अनलिमिटेड पावर दिया है टीम में जो कैप्टन ना हो। अब क्या ये फॉर टाइम आप कर सकते हो और क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, पर वील फाइंड आउट।
बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन शायद मुझे लगता है रौनक, कभी कभी आपकी जो करंट सिचुएशन या डायनेमिक्स होती हैं, या जो एक ग्राउंड रियलिटीज हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने और वसीम खान, चूंकि ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी तो है चेयरमैन, लेकिन वसीम खान बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली अ ब्रेन बिहाइंड द डिसीजन। जो मुझे लगता है ऑब्वियसली वो एहसान मानी साहब के पास फाइल जाती होगी, आई थिंक उनका काम बड़ा आसान हो गया ना। ये रेपुटेशन भी बड़ा अच्छा है आईसीसी का, मैं पुराना बॉस भी हूँ, फाइनेंस भी आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, वसीम खान को भी ले आया हूँ, वो सारा तगड़ा काम करके ला के फाइल मेज पे रखेंगे। ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एहसान मानी, बिकॉज देखिए उनका काम मुझे लगता है बड़ा आसान हो गया है, बिकॉज एहसान मानी इज नो मोर नाउ ऑन द फ्रंट, वसीम खान इज ऑन द फ्रंट। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो एंडी फ्लावर, एंड्रयू स्ट्रॉस वाली जो है ना एक थ्योरी पकड़ने की कोशिश की, कि क्योंकि हमारी क्रिकेट बहुत डिप हो गई हुई है, शायद मुझे लगता है, तो आई थिंक वी नीड अ टोटल रीवैम्प। क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगी, शायद रौनक आप इसे एग्री करें, कि हमारे पास विराट कोहली, या अगर रोहित शर्मा की अगर हम बात कर लेते हैं, या और प्लेयर्स, बड़े सुपरस्टार्स जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, वो हमारे सेटअप से ऑलमोस्ट निकल गए हुए थे, और लेकिन चलिए हमारे मैं पास। आपसे ये पूछता हाँ, हूँ, मैं हाँ, आपसे ये पूछता हूँ कि अब बाबर आजम की गिनती टॉप बैट्समैन में मानी जाती है। मान लो कि एक साल और उनका ऐसा हो कि वो प्रोलिफिक बैट्समैन हो जाए, ऑलरेडी कैप्टनसी इन द शॉर्टर फॉर्मेट ले ली उन्होंने, इट्स वेरी लाइकली कि वो सुपरस्टार बन जाए। तब क्या आप फाइनल पावर, फाइनल अथॉरिटी बाबर आजम के हाथ में रखोगे, या फिर तब भी मिसबाह उल हक के ही हाथ में होगी? तब जब यार, बाबर आजम यंग प्लेयर हाँ, नहीं लेकिन अपने अपने ही राइट में एक वर्ल्ड सुपरस्टार बन जाएंगे, और मेरी पूरी उम्मीद है जिस तरह के प्लेयर है बाबर आजम, अगर उस तरह के लीडर बन पाए, अगर आधे भी लीडर बन पाए तो काफी होगा। विराट कोहली कैप्टनसी पे सवाल उठते हैं, लेकिन क्योंकि प्लेयर इतने अच्छे हैं तो वो इग्नोर हो सकते हैं। अगर बाबर आजम ऐसे फिगर बन जाए तो मुझे उनका और मिसबाह का डायनामिक देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप डायनेमिक इंटरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ सीधा सीधा यहाँ पे ना फड्डा होगा। आई एम टोटली, मैं जरा बिल्कुल मैं अच्छी स्ट्रेट तरह बोल फॉरवर्ड रहा कह था, रहा हूँ। आपने सीधा कह दिया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कह दिया। उसकी वजह यह है कि जब मैंने बाबर की स्टेटमेंट देखी ना, अच्छा, बाबर के अंदर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो शायद उनके अंदर वो चीज आ जाती है, जो विराट कोहली में है, जो केन विलियमसन में है, जो स्टीव स्मिथ में है, जो रूट में है, जो और किसी बड़े प्लेयर में थी। आई थिंक लारा टंडुलकर थोड़े शरीफ, या बहुत ही कहते हैं ना कल्चर्ड किस्म के वो कैप्टन निकले। वो बिल्कुल उन्होंने अथॉरिटी नहीं दिखाई। मैं कहता हूँ कि आज तक मुझे लगता है टंडुलकर, लारा ने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। लेकिन मुझे लगता है कि जो विराट कोहली वाला स्टाइल है, वो बाबर के अंदर इसलिए है कि जब आप अपने बलबूते पर, अपने बैट, अपने परफॉर्मेंस से ही इतने बड़े बन जाते हो, मतलब बाबर आजम इज समवन जिसका पाकिस्तान मीडिया में कोई इंटरेक्शन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ही इज, आई थिंक, वन ऑफ द लीस्ट परसेंट, अगर आप निकाल लो पिछले 20 सालों में, जिस प्लेयर का शायद बहुत सारे जर्नलिस्ट के पास तो उनका नंबर ही नहीं है। होता है ना, आपको पता है कुछ जी हमारे यहाँ इंडो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्रिकेट और मीडिया का रिलेशन, ओहो, दिस इज, आई थिंक, एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बेस पर टीम का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ है तो उसको कोई यही परसेंट नहीं खा सकता। यार, हम तो भारत जाकर पहले भी हारते थे, या ऑस्ट्रेलिया पहले भी भारत जाके हारता रहा, या पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में पहले क्या उखाड़ लिया, इज समथिंग जो हमारे यहाँ होता है मीडिया में। यार, पाकिस्तान इंडिया में जी। है, हमने देखा है मीडिया क्रिकेटर्स के साथ बहुत क्लोज है। बाबर इज समवन जिसने कभी इस चीज का सहारा नहीं लिया, जो मैं एक ओपन आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बंदा क्या करता है, ऑलरेडी इसकी परफॉर्मेंसेज में मैंने जब देखा, जो मीडिया टॉक्स हैं, ही इज समवन जो रमीज राजा के साथ बैठ के रमीज राजा के मुंह पे कह रहे हैं, रमीज राजा कह रहे हैं कि जी आपके फेवरेट क्रिकेट कमेंटेटर कौन है, एनालिस्ट कौन है, रमीज राजा साथ बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने आपको बुलाया है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट की वॉइस हैं। और उन्होंने, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली वेरी सॉरी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, उन्होंने शायद किसी ऑस्ट्रेलियन का नाम ले लिया इन फ्रंट ऑफ रमीज राजा, के मुझे वो पसंद है। हम्म, रमीज राजा कह रहे, लो भाई, हम्म। हमें तो आपने कटा दिया। ही इज करेक्टर लाइक दिस। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, जब आप लीडर बनना चाहते हैं, जब आप इमरान खान को बात करते हैं, जब आप याद रखते हैं, आई थिंक, जितने बड़े कैप्टन को, एलन बॉर्डन कह लें, इंडिया में आप आई थिंक कपिल देव की मिसाल दे सकते हैं, सौरभ गंगुली के अंदर भी एक चीज आई थी ना, जब उन्होंने देखा कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ, और मुझसे मेरा कोच अब मुझे कह रहे तुम ड्रॉप हो जाओ, तो आ गया ना, फड्डा आ गया वहां पर, वहां पर नहीं चल बिल्कुल सकते दो लोग एक साथ। बिल्कुल तो विराट बिल्कुल। कोहली वाला स्टाइल जो उन्होंने, ऑब्वियसली अनिल कुंबले का जब प्रॉब्लम हुआ तो बोर्ड, अब यहाँ मुझे नहीं, अब यहाँ से आपसे मैं पूछूंगा फिर, ये एक नई डिबेट है। मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर स्टैब्लिश हो जाते हैं एज अ कैप्टन, वो अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, वो जरूर बिल्कुल दिखाएंगे। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर है एक, कोई भी ग्रेट क्रिकेटर जब लीडर बनना चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा, बड़े क्रिकेटर जिस हिसाब से आपने बात की थी गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न की, एक भाई जॉन बुकैनन भी तो होते थे,
बिल्कुल बिल्कुल। जिस और जमाने में दूसरी बात पाकिस्तान 90s के अंदर फड्डे करता था, वसीम वकार की फड्डे या वो राइवलरीज, हमारे कोचेस का नाम ही नहीं आता था। कोच और कौन था और 92 के वर्ल्ड कप दूसरी में? कोच बात, कौन था रौनक पाकिस्तान में? इंतखाब आलम, किसी को याद नहीं इंतकाम, बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये भी एक होती है ना गफार भाई, कि अगर आप इतिहास देख ले क्रिकेट का, तो कोचेस, टॉप कोचेस की जब हम नाम लें इनका, कोई बड़ा प्लेयर इनमें शामिल नहीं होता है। जब कोई बड़ा हम्म। प्लेयर कोच बनने की कोशिश करता है, कपिल देव रह चुके हैं कोच हमारे यहाँ, ग्रेग चैपल जो बहुत ही बड़े प्लेयर थे अपने ही राइट में जब उन्होंने कोचिंग की। लेकिन अगर टॉप कोचेस का आप नाम ले, तो आपने ब्यूकैनन का नाम तो लिया है, लेकिन एक तरह से मैं ब्यूकैनन का एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि वो जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह की है ओह, कि वो वेस्ट बिल्कुल। इंडीज वाली टीम 70s की, ऑस्ट्रेलिया की टीम 90s के, तो मैं कोच को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करूँ, क्योंकि वो टीम ही ऐसी थी, वर्ल्ड बीटर थी वो टीम। तो लेकिन हाँ। अगर आप अच्छी टीम्स की बात करें, जिनका इफेक्ट क्या, जिनका क्रेडिट आप कोच को दे सके, तो शायद आप डेव वॉटमोर का नाम लेंगे, बॉब वुलमर का नाम लेंगे, टॉम मूडी का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जो जिनकी प्रोफाइल कोचिंग की वजह से बड़ी, माइक हेसन इन मोर रिसेंट ईयर्स, या बिल्कुल। जॉन राइट। तो ये शायद अपने अपने कंट्री में उनका सर्ज बड़ा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो बड़े प्लेयर नहीं माने जाते। मिसबा उल हक इज अ ह्यूज प्लेयर, इज अ बिग नेम। अनिल कुंबले इज अ ह्यूज नेम, अ बिग नेम। राहुल द्रविड़ भी, जो फिलहाल अकेडमी कोचिंग कर रहे हैं, अंडर 19 और इंडिया ए की कोचिंग कर रहे हैं, हम शायद ही उनको कभी इंडिया कोच के रूप में देखें। आई डोंट थिंक वील सी इट। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी राहुल ये कर रहे हैं ताकि क्या पांच लगता है साल या दस ऐसा क्यों नहीं होगा आपके ख्याल में? हमारे यहाँ तो जैसे हम मिसबा को ले आए, रिसेंटली रिटायर है ना, बराबर थोड़ा हमसे पहले हुए, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी जो पोजीशन है। क्योंकि जो ऐसे प्लेयर रह चुके हैं, स्पेशली समबडी लाइक मिसबा, जब वो टीम में खुद कैप्टन थे, उनको इतनी छूट थी, उनको इतनी पावर और अथॉरिटी की आदत बन गई है। अब आप हम्म। फिर से वो मैनेजमेंट टीम में आ गए हो, तो यू हैव टू प्ले डिफरेंट रोल। क्या आप वो रोल डिफरेंटली कर पाएंगे या नहीं? काफी क्रिकेटर्स भूल जाते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, तब मुझे मेरे कोच से ये उम्मीद थी। लेकिन अब जब आप कोच के रूप में वापस आ गए हो, कभी कभी वो एक हो जाते हैं ना कि यार, ये इन बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है, तभी तो हार रहे हैं, बड़ा तो मैं प्लेयर बता अपने उस देता हूँ। ऑरा से नहीं निकल पाता, मुझे लगता है। जैसे वकास यूनिस के ऊपर यही इल्जाम है हमारे यहाँ पर। और ये पर्सनैलिटी की चीज होती है। आपने तेंदुलकर और लारा हाँ। का नाम लिया, दे आर प्रूवन फेलियर्स एज कैप्टन, मैं तो सीधा कह दूंगा। हाँ। और ये हाँ। वो खुद भी मानेंगे कि दे कैप्टनसी समथिंग दैट नेवर ब्रॉट द बेस्ट छोड़ दी आउट ऑफ खुद देम। ना, आखिर में हार मान ली थी कि मैं फोकस करना चाहता हूँ क्रिकेट पर। और कुछ कैप्टन ऐसे थे जो मतलब एक्सेप्शनल थे। अभी आप वो एक्सेप्शनल कैप्टन को कोच बना लो, तो अभी आप खुद ही मतलब, आप यू डोंट नीड टू बी एन इनसाइडर इन क्रिकेट टू गैस कि अगर सौरव गांगुली को अगर आप कोच बनाओगे, या मिसबा उल हक को अगर आप कोच बनाओगे, तो जो इन्फ्लुएंस होगा वो सबसे ज्यादा टीम में अच्छा, व्हाट उनका अबाउट धोनी? रिसेंटली नॉट रिटायर्ड एज ऑफिशियली और वो आउट नहीं हुए, बट व्हाट अबाउट के धोनी को एक साल बाद आप इतने सारे रोल्स दे के ले आए? हाउ, मतलब इट है। साउंड वेरी वियर्ड मैं, ना। जब मैंने जिस जिस क्रिकेटर से बात की है धोनी के बारे में कि क्या होगा धोनी का जब रिटायर होंगे, तो हम्म। मुझे ज्यादा, और मैं ये मानने लग गया हूँ कि ऐसा नहीं, वो क्रिकेट से बिल्कुल ही हट जाएंगे। उनको हम्म। क्रिकेट में आप देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। उनको डिफेंस फोर्सेस से काफी लगाव है, शायद पॉलिटिक्स से भी हाँ। लगाव हो, या ऐसा भी, लेकिन क्रिकेट रिलेटेड मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं। शायद 10-15 साल के बाद अगर वापस आ गए, या 5-10 साल के बाद वापस आ गए थ्रू पॉलिटिक्स इनटू क्रिकेट, वो अलग बात है। लेकिन आई डोंट सी हिम बिकमिंग अकेडमी कोच और सिलेक्टर और कमेंटेटर, जो ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं वो रिटायर्ड ट्रेडर के लिए। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ धोनी वो उनमें से कुछ भी करेगा। तो अगर आप, लेकिन आप सोचो कि धोनी अगर कोच बन के कोहली की टीम में आ जाए, तो क्या इक्वेशन हो सकता है? अब वो हम्म। खुद कोहली की टीम में खेल रहा है, लेकिन जहां तक हम हमारा मानना है, वो बहुत ही एक पैसिव एडवाइजर की तरह खेल रहा है, कि भाई एक्सपीरियंस उनका है ही, विकेट कीपर तो नंबर 1 थे ही हमारे फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड उनकी बैटिंग भी चली रही थी। अब सवाल, मतलब अब सिचुएशन कुछ ज्यादा अब कुछ डिफरेंट रहा है, लेकिन फिर भी, डू यू थिंक धोनी एंड कोहली एज एन आउटसाइडर, नॉट एज ए इंडियन हम्म। क्रिकेट गाय, नॉट एज समबडी हु नोज क्रिकेट, डू यू थिंक इट्स अ गुड रेसिपी? प्रोबेबली नॉट। तो यही नो। मैं मिसबा के नो, लिए कहूंगा। नॉट एट अभी ऑल। वो आपका यंग है, एटलीस्ट फॉर 10 लेकिन इयर्स। या तो एटलीस्ट वही फॉर तो 10 ना। इयर्स। बिल्कुल। तो अभी अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल रौनक, देखते अगर हम थोड़ा रहे, सा एक रूम अराउंड करते हैं, थोड़ा सोचें, आई थिंक रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर्स में कोई खास, सिवाय अगर एंडी स्ट्रॉस को हम वो भी डायरेक्टर लेवल पे बात करें जिस तरह वो आए थे, पॉलिसी मेकर थे, कोई ऐसी एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रही कि कोई बहुत रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर फॉरेन से आया हो और उसको इंस्टेंट सक्सेस भी मिला हो। ऐसा हुआ है कभी? मुझे याद नहीं पड़ता। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की का एडवांटेज ये है कि वो रोज टीम के साथ तो रहता नहीं है, या जब हाँ, टीम के, पॉलिसी मेकर है, द बॉस। तो बिल तो दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करना पड़ता है, तो इनके जो ओपिनियंस है, रिफ्लेक्शंस है, वो आपकी टीम पे इम्पैक्ट होती है, और वो आपका इक्वेशन पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर की बात करें, इट्स ओवरऑल काइंड ऑफ रोल। वो, मैं उसके बारे में आई एम ओके विद दैट इंटायरली, क्योंकि जो करंट क्रिकेटर होता है उसको करंट क्रिकेट समझ में आता है, 2020 का ठीक है। जमाना है।
या गेम चेंजिंग का जमाना है, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि ऐसा कौन सा करंट क्रिकेटर हो जिन्होंने इमीडिएटली कोचिंग में आके सक्सेस उनको मिली हो। और ये सेम चीज जो है फुटबॉल में हम काफी बार देखते हैं कि जब आप ग्रेट प्लेयर हो, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल टीम के कोच बन सकते हो, आपको थ्रू द रैंक्स ही जाना पड़ता है। जिस तरह आप क्रिकेटर थे, तो पहले आप या तो एकेडमी कोचिंग करो, या किसी फर्स्ट क्लास टीम की कोचिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर काउंटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, या आईपीएल या फिर पीएसएल में इन्वॉल्व हो जाओ। ये एक अच्छी लर्निंग होती है। माना कि मिसबा ने पीएसएल में कोचिंग की है, लेकिन वहां भी आई थिंक द प्रोसेस वाज एस्केलेटेड। वो अभी तो खेल रहे थे, मतलब साल 2 साल पहले तो खेल ही रहे हाँ, थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो वो अब भी प्लेयर के मोल्ड एक में साल थे। पहले वो खेले थे, नेक्स्ट ईयर वो कोच बन गए, मतलब उन्होंने कोचिंग नहीं की थी पाकिस्तान से पहले। तो मैं यही यही समझ रहा हूँ, शायद कभी कभी आप डोमेस्टिक लीग्स में यू कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि जो टैक्टिकल है और जो है वो शायद यू कैन गेट अवे विद इट। लेकिन आप तुरंत कोच बन जाए एज ए नेशनल टीम और सो सून। इनफैक्ट मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात याद है कि जब मैंने, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिसबा जब ये कोच कम सिलेक्टर बन गए थे पाकिस्तान टीम के, तब उस वक्त तो आई डोंट नो इफ स्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन भी तब तक उन्हें रखी थी। और मैंने अच्छा, जब सुना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोल ऑफर हो गया हुआ था, जो मेरी इत्तलात है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। एंड व्हेन ही वाज इन टॉक्स विद द पीसीबी, ही इन्फॉर्म्ड पीसीबी बिफोर बिकमिंग द कोच दैट आई विल रिटेन दिस पोजीशन, एंड पीसीबी सेज लेकिन ओके, आप हाँ, जो मर्जी करें, तो यही दिस तो इज है ना, जो ऑल मर्जी योर्स। करे। और जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि हम काफी स्टोरी फॉलो कर रहे थे, वो प्रीवियस साल ही जब सवाल मिकी ऑर्थर और अजहर महमूद पे थे कि भाई आप अगर नेशनल टीम के साथ जुड़े हो तो आप पीएसएल में कोचिंग क्यों कर रहे हो, वो सवाल मिसबा ने उठाए थे, अगर मुझे ठीक तरह से याद है। तो ये मुझे सारी बहुत ही फ्रेंचाइज ने मिलकर उठाए थे, मिसबा ऑब्वियसली वन ऑफ द फ्रेंचाइज की पोस्ट लेकिन यही तो पोजीशन। मैं कह रहा हूँ कि साल भर में कि किस तरह के ये जो आयरनीज होती है क्रिकेट में, ये मीडिया के लिए बहुत ही दिलचस्प यार ही होती है। वाज ये द हेड कमाल। ऑफ द क्रिकेट कमेटी, वो जो जिसने मिसबा वगैरह को फारिग करना, सॉरी मिक्की आर्थर को जिसने फारिग किया था, उसकी इनिशिएट मिसबा लेड कमेटी ने किया था। तो यही तो हम कहते हैं ना, हम जोक थे कि पहले मिसबा को मिक्की नहीं पसंद है, तो मिसबा ने कमीशन बिठाई, मिक्की को निकाला, फिर मिसबा खुद अप्लाई किया, मिसबा ने मिसबा को हाँ। एक्सेप्ट किया, मिसबा कोच बन गया, मिसबा ने मिसबा को सिलेक्टर बना दिया, और मिसबा ने और कितना मिलकर। क्यूट हुआ कि सबसे पहले जो टीम पाकिस्तान आई, उसके बाद वो उनमें से एक दो टीमें जो आई उनमें से मिक्की आर्थर ही बन के आ गए, तो ये और जुल्म हुआ मिक्की आर्थर पे। ये उनको तो भाई देखना पड़ा अभी आगे वही चीज। ये तो ये है ना मेरी भाई, जगह बैठा हुआ है, ये मेरी जगह इनको वही शख्स बैठा हुआ कानून तो है। पता है। बट देख, लाइक आई सेड, हम लोग ऐसे शायद लाइटली ले रहे हो, लेकिन फिर भी मिसबा जस्ट कम इन, और उनको टाइम और मौका मिसबा तो की मिलना एक ही चीज है चाहिए। जो सबने आपने बात की ना, बहुत सारे लोग जो उनके फैंस हैं। अच्छा, मैं आज तक यार, आई एम सॉरी टू से मिसबा भाई, आई रियली 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 रिस्पेक्ट यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज अ टेस्ट कीपर। बट आई थिंक यार, जो पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट है ना, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, जिसको शाहिद आफरीदी 2011 वर्ल्ड कप में, ऑब्वियसली यार मैं समझता हूँ, आज तक समझता हूँ कि 2011 का वर्ल्ड कप में एक अजीब तरह का वर्ल्ड कप था, जब पाकिस्तान ने, मुझे याद है प्रेमदास स्टेडियम में बैठा हुआ था। एक तो ये बड़ी खुशी थी, 1.5 महीने बाद घर जाऊंगा, क्योंकि 6 मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में थे, सारे मैच वहीं खेले, और पहला इंटरनेशनल टूर। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुझे आज तक लगता है रौनक भाई, आपको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया था प्रेमदासा में, और आई थिंक जब क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया आया, जो जी। आप लोगों ने बड़ा आराम से मार दिया, वो ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, क्योंकि वो जिस ऑरा से, जिस एक हाई रेपुटेशन से खेलते थे, पाकिस्तान ने जब उनको हरा दिया, तो आई थिंक इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा बूस्टर था कि पाकिस्तान एबल टू बीट देम इन श्रीलंका। आई थिंक इन इंडिया, इंडिया ऑब्वियसली कैन बीट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक वो बहुत बड़ा गेम चेंजर था जो पाकिस्तान ने प्रेमदासा में ऑस्ट्रेलिया को मारा, बिकॉज वो जो इतना लॉन्ग स्ट्रीक था। हैविंग सेड दैट, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि जो पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट थी 2011 के बाद, जहाँ शायद अफरीदी को घर जाना पड़ा, एजाज बट से लड़ाइयाँ हो गई, 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिस तरह का स्क्वाड लेके गया, जो हमने चेंजेस किए, यूनस खान एज ओपनर आ रहे हैं, उसके बाद या नासिर या जमशेद खेल रहे हैं, सरफराज खेलते नहीं है, सरफराज अचानक फिर एज ओपनर आते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई जो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकती है, कि हमारा कुछ पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। आई थिंक मिसबा एज अ ओडीआई स्किपर, एज अ T20 स्किपर, वो बिल्कुल कोई तासर छोड़ने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जब आप इतने बड़े फिगर बन जाते हैं ना, आई थिंक रौनक, तो फिर आप अगले 5 साल के भी जिम्मेदार हैं। मैं आज तक ब्लेम करता हूँ मिकी आर्थर इंतजाम को, कि मोहम्मद आमिर को आपने टेस्ट क्रिकेट के मुतालिक कभी आपने प्लान ही नहीं बनाया था कि वो हम्म इंग्लैंड नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के फौरन बाद, ऑस्ट्रेलिया सॉरी। ये हम्म इंतजाम और आर्थर का काम था उस जमाने में। मुझे लगता है जब आप बहुत बड़ी पोजीशन पे होते हो, तो फिर आप उसके कस्टोडियन होते हो, आप आपको ओन करना पड़ता है सिस्टम।
आप अगलों का भी सोच के जाते हो कि यार मैं अगर आज क्रिकेट छोड़ूंगा तो मेरे बाद कौन होगा। आपको याद है 2015 के बाद अजहर अली की एंट्री हुई, अचानक से हम बुरी तरह जी। बांग्लादेश में हारे। पाकिस्तान क्रिकेट नेवर रिकवर फ्रॉम दैट ओडीआई स्लम, क्योंकि हमने उसके लिए तैयारी नहीं की थी, और आज तक हम उसी पोजीशन पे डावाडोल हो रहे हैं। हम हिचकोले खा रहे हैं क्योंकि हमने इसकी प्लानिंग नहीं की थी। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना भाई कि सबसे ज्यादा रोल जो टीम में होता है वो कैप्टन का होता है, क्योंकि कभी भी किसी क्रिकेटर को पूछो कि तुम्हारा करियर जो है वो सक्सेसफुल क्यों रहा हो, वो कहेगा कि मेरे कैप्टन ने मुझे बैक किया या मुझे मौका दिया, या जब मेरा फॉर्म नहीं था उसने मुझे या तो कॉन्फिडेंस दिया या फिर सिलेक्टर्स के लिए मेरे साथ लड़े। तो वो उस तरह की स्टोरीज होते कैप्टन के ओरिएंटेड होती है। और अगर कभी कभार एक आध क्रिकेटर ऐसे भी मिल जाए जो कहे कि भाई कैप्टन पे भरोसा नहीं था और मैं उन्हें कोसता हूँ या रिग्रेट्स है मेरे, लेकिन स्टोरी बिगिंस एंड एंड्स विद कैप्टन, क्योंकि उसको क्रिकेट, दैट्स हाउ क्रिकेट इज प्लेड। कैप्टन हैज द बेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड फॉर द टीम। एक बार वो दरवाजा खोल दे जहां पे आपने डायरेक्टर को पूछ लिया, सिलेक्टर को पूछ लिया, चेयरमैन को पूछ लिया, कभी भी वो सक्सेसफुल फॉर्मूला नहीं होता है। हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में देखा होगा जहाँ बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है बीसीबी का, या श्रीलंका में देख लो क्या, जहाँ पे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके बोर्ड में। इफ द कैप्टन इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, एंड ऑफ द डे टीम विल नॉट बी सक्सेसफुल। जो जितने भी सक्सेसफुल टीम्स इतिहास में रहे हैं क्रिकेट के, भले वेदर इट्स क्लाइव लॉयड्स टीम और स्टीव वॉश टीम और रिकी पॉन्टिंग्स टीम और अर्जुन राणाटुंगा टीम, इमरान खान टीम, एट द एंड ऑफ द डे द कैप्टन हैड द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। और इसलिए मैं हमेशा जब कोई कहता है कि भाई तुमने बहुत बड़ा कोच बना दिया या बहुत बड़ा नेशनल सिलेक्टर बना दिया, मुझे कभी कभी वो प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज योर कैप्टन हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन क्रिकेट। और इसलिए मैं कभी कभी कतराता हूँ कि भाई क्या होगा इस मिसबा और बाबर के सीन का। जहां तक 2011 वर्ल्ड कप की बात है, अब आपने कुछ अच्छी यादें जो है ताजा कर दी है। और हाँ, मुझे याद है कि जो स्ट्रीक वो निकल गई थी, आई थिंक दैट वाज शोएब अख्तर लास्ट गेम, द वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या फिर और द फॉलोइंग वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि उसके बाद उनको रिटायरमेंट सिलेक्ट अनाउंस की ना श्रीलंका में ही, प्रेमदासा में। हाँ, तो ही डिडंट प्ले द सेमीफाइनल ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडिया। लेकिन हाँ, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट द सेम टीम एज वी सॉ इन 2003 एंड 7, रिकी लेकिन पॉन्टिंग भी हमारी तरह हो गए थे ना, हमारे प्लेयर की तरह लंबा खेल गए, खत्म हो गए उनके थे। क्या उनके हाँ उनके कैप्टनसी पे सवाल उठने लग गए थे और उनके हाँ, फॉर्म पे। लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक वही क्वार्टर फाइनल में एक 100 लगाया था, और इफ या वी टॉक 100 टू आई लगाया। बट ऑब्वियसली थिंक वो वाला 100 नहीं था जब रिकी पॉन्टिंग से मैच विनिंग, जिस तरह उन्होंने बिल्कुल। फाइनल में 100 खेला था अगेंस्ट इंडिया, वो 100 नहीं था वो। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि आप कह रहे कि आपने हम पे फेवर किया हो, हम फिर भी कहेंगे कि भाई जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का रेपुटेशन था, वी वुड हैव रादर अवॉइडेड देम इन द क्वार्टर फाइनल। के अगर आप यू कैन एग्जैक्टली, नॉट नेवर टेक देम फॉर लाइट, स्पेशली इन नॉकआउट गेम इन वर्ल्ड जैसे कप। हमारे यहाँ अगर लोग समझते हैं 2015 के वर्ल्ड कप में अगर हमें ऑस्ट्रेलिया ना मिलता क्वार्टर फाइनल में तो शायद हम आगे निकल जाते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हाँ, हैड दैट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंस, वो और बड़े मैच जीतने वाली टीम है। बस बस वही है। तो और वो क्वार्टर फाइनल मैच भी आसान नहीं था। दे गॉट रन्स ऑन द बोर्ड, प्रेशर मैच था, और ऊपर से चेस में भी लटकर आ गई थी पारी। दे लॉस्ट 3-4 विकेट क्विकली, सो वी इन अ वे वी वुड हैव रादर प्लेड मे बी पाकिस्तान इन द क्वार्टर फाइनल देन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो नॉकआउट गेम का जो एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए भी, ये कोई इजी वर्ल्ड कप नहीं था। क्योंकि 2007 की जो भयानक वर्ल्ड कप मेमोरीज आपकी भी है, हमारी भी है, लेकिन 2011 में जब घर पे हम खेले तो इतनी शॉर्ट और इतनी हॉरर है कि दोबारा देखने को दिल नहीं करता 2007 वर्ल्ड कप। और और यूं बार हो इसलिए गई जब यूं। मैं उस वर्ल्ड कप की बात करूं, वो कहते हैं कि इंडिया ने बहुत कमाल की खेली ये वो, लेकिन एक्चुअली वो वर्ल्ड कप वाज फार फ्रॉम परफेक्ट फॉर इंडिया। सिर्फ बांग्लादेश, इंग्लैंड और सॉरी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और एसोसिएट टीम्स को उन्होंने हराया था इन द ग्रुप स्टेज। साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया हार गई, इंग्लैंड के सामने मैच टाई हो गया। तो कोई बड़ी टीम को हमने एक्चुअली हराया नहीं था, और फिर क्वार्टर फाइनल में सीधा ऑस्ट्रेलिया। तो अगर पाकिस्तान सामने आते तो चलो कभी कभी वो रिकॉर्ड की बात करते, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता था प्लेयर का। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, फिर हमें लगा कि भाई नहीं, दिस टीम कैन डेफिनेटली गो ऑल द वे। तब तक किसी पे ये पूरा भरोसा नहीं था कि भाई ये टीम जीत जाएगी। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन क्रिकेट। और फिर सेमीफाइनल में अगर आप बात करें तो चले, वो आपके लिए मैं नहीं बात करूंगा सेमीफाइनल की, लेकिन मिसबा अलग की बात फिर से हम कर लेते हैं। आई डोंट नो, अगर आप मिसबा पाकिस्तान फैन मिसबा को कैसे याद करते हैं? डू दे थिंक ऑफ हिम एज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द टीम, कि सिर्फ एज ए ग्रेट टेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द टीम और वाइड बॉल, जिस तरह आपने कहा? क्योंकि हम जब बाहर से देखते हैं तो आई थिंक मिसबा हैज हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एंड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। कुछ इश्यूज, कुछ मिस्टेक्स हो तो हर क्रिकेटर के लाइफ में, अगर लंबा करियर हो तो जाहिर है कि कभी ना कभी कुछ तो फ्लॉज या कुछ तो लो मोमेंट्स होंगे ही। लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ कि मुझे तो मिसबा को लगता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट इन अ टफ टाइम। आई डोंट नो, क्या आप ऐसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब 2010 वाला रौनक वाकया हुआ, उसके बाद
मिसबा वाज नॉट इवन इन द टीम, उनको बुला के सीधा सीधा कैप्टनसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूएई में दे दी गई। वहां से आई थिंक उन्होंने एक चीज अच्छी की कि जो डोमेस्टिक का वेटरन होता है ना, ही नोस के मेरे पास अचानक से जो प्लेसेस खाली हो गई हैं, लाइक सईद अजमल, लाइक हफीज को लाना, लाइक अब्दुल रहमान, ये सारे उनके साथ खेले हुए थे, ऑलमोस्ट सेम रीजन के लोग थे। और इसीलिए मिसबा पे कभी कभी थोड़ा सा एक लोग ये भी इल्जाम लगा देते हैं कि वो अपने ही ज्यादा कुछ उनके एक सर्कल था, लेकिन ऑब्वियसली हर कैप्टन कंफर्टेबल होता है। जैसे धोनी अश्विन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, उनकी फ्रेंचाइज में साथ थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहा हो, जब वो टॉप लेवल पे आता है उसको वो लोग चाहिए होते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करता है। और ऑब्वियसली अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर उस कॉम्बिनेशन को क्रेडिट चला जाता है, और जहां वो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी तो फिर इल्जाम भी लग जाता है कि ये तो यार दोस्ती यारी निभाई जा रही है। लेकिन आई थिंक मिसबा बीइंग ओवरऑल फिगर टू पाकिस्तान क्रिकेट, उसकी इंटीग्रिटी, उसका जो रिस्पेक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, दिस इज इमेंस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम टेस्ट और ओडीआई लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को डिफरेंशिएट और अलग अलग कर लें तो वो एक टोटल कंट्रास्टिंग हो जाता है। ऑब्वियसली हम टेस्ट यूई में ज्यादा खेलते थे, मिसबा का सबसे बड़ा इम्तिहान, और आई थिंक पाकिस्तान बहुत करीब भी गया था एक टेस्ट में जहां से शफीक ने डे नाइट टेस्ट में 100 किया था, हम 450 रन चेस करने चले गए थे। आई थिंक पाकिस्तान की बेस्ट एवर टीम थी। लेकिन आई थिंक टू मिसबा क्रेडिट, हमने इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ की और अच्छी इंग्लैंड टीम के साथ ड्रॉ की जो बहुत अच्छी बिल्कुल। टेस्ट टीम बन चुकी थी। लेकिन आई थिंक मिसबा अगर शायद पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और कंट्रीब्यूट करते हैं रौनक, मुझे लगता है तो वो और ज्यादा उस ज्यादा काउंट होते। बीइंग अ टेस्ट कैप्टन ऑब्वियसली वो इमरान खान से आगे निकल गए, मोस्ट सक्सेसफुल। लेकिन अब मैं वापस टॉपिक लेके आता हूँ जो मुझे आपसे भी जानना है और कुछ अपनी ओपिनियन दूंगा। बीइंग कहते हैं ना, आज हम न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं इधर उधर के हवाले से, आप इधर मैं उधर। मुझे लगता है कि विराट कोहली और जो अनिल कुंबले का जो भी मसला था, और फिर ऑब्वियसली बाद में दोबारा वापसी हो जाती है, रवि शास्त्री किया था कोच ज्यादा डायरेक्टर, जो भी उनके अब करंट सिचुएशन है, आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। जो कैप्टन है, इतना बड़ा प्लेयर है जिसने आपकी क्रिकेट को पिछले 10 साल से सिंगल हैंडेडली कैरी आउट किया हुआ, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार एकदम चले जाएं, उसके बाद आपको लगता है ना कि आपकी टीम का क्या बनेगा। लेकिन विराट कोहली एबल टू, फिर वो कहीं ना कहीं वो छुपे हुए थे 2011 वर्ल्ड कप में भी, उन्होंने वो बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, वो उस प्रोसेस से गुजरे जहां एक टीम वर्ल्ड कप जीती है, ग्रेड्स के साथ वो खेले, ऑब्वियसली वो चीज आगे लेके बढ़े। बस समवन नॉट के वो कहीं से उठाकर लाकर रख दिए गए, इंपोर्ट नहीं किए गए। आई थिंक वो तो बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ बीसीसीआई ने उस वक्त के लिहाज से एक अच्छा डिसीजन लिया, जो कि अगर कैप्टन और सबसे मेन प्लेयर किसी तरह कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा ये अनफॉर्चुनेट है, अनिल कुंबले का इसमें कसूर भी ना हो, कहीं कहीं आपकी क्लैशेस हो जाते हैं, ईगोस भी आ जाते हैं, आपकी बिल्कुल। प्लानिंग नहीं मिल पाती है, आप चाहते हैं जी अश्विन खेलें, मैं चाहता हूँ जी वो चाहल खेलें, हाँ, ये माइंड में आता है। आपने लेकिन ये ठीक आपने हुआ देख आप लिया ना समझते कि हैं? मुझे एक तो बार लगता है ठीक एक किया ये। एक बार पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, देखो क्या अफरा तफरी मच गई हमारी टीम में, सब आपकी ही गलती है। हाँ, ये कोहली का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा जरूर है कि जहां भी उनको एक बॉक्स धोनी वाला टिक करना है कि उनको ग्रेट प्लेयर होने के साथ एक टाइटल जरूर जितवाना है। अच्छा रौनक, ये कितना मुश्किल है ना किसी भी बड़े सुपरस्टार्स के लिए कि आप सालों साल मेहनत करें और एक बैड डे, उसमें भी अगर आप देखो ना कितने उतार चढ़ाव है। ऑब्वियसली फखर जमान ऐसा खेल गया जो 2 साल भी वो दोबारा नहीं खेल सके। बिल्कुल, नहीं तो इंडिया वाज ऑन द यही रिसीविंग एंड, लेकिन विराट कोहली और उनकी टीम के लिए उस दिन बुरा हो गया। बिल्कुल। और अब जो है हम क्योंकि तब से लेके आप अब तक ऑलरेडी कुछ टूर्नामेंट्स और हो चुके हैं और वर्ल्ड कप भी हो चुका है, और अब तो चोकर्स टैग की बात भी होती है हमारे मीडिया में। हम सवाल पूछते हैं कि क्या है कोहली पे उठता है सवाल ज्यादा ये। आर इंडिया न्यू चोकर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, और ये सवाल जो है काफी इरिटेट करता है विराट कोहली को, और वो काफी डिस्मिसिवली फिर बात भी कर रहे थे। आप मान सकते हैं क्योंकि वो वैसे भी हारना इतना, ही हेट्स लूजिंग, नो नो प्लेयर लाइक्स लूजिंग, बट कोहली इज द काइंड के ही हेट्स लूजिंग मोर देन अदर्स। So, sorry, I think my AirPods have gone off. हाँ, लेकिन आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। Okay, okay, ठीक है. All right. So I'll just carry on without this then. ओके। हाँ, तो बिल्कुल, तो विराट कोहली ऐसे कैरेक्टर है जिनको हारना मतलब इतना, वो ही हेट्स इट, और किसी क्रिकेटर को पसंद नहीं है, लेकिन विराट कोहली स्पेशली वैसे टाइप होते हैं। और जब वो बार बार आईसीसी इवेंट्स नहीं जीत रहे, एंड दैट टू जस्ट आफ्टर एन एरा when India have won 3 in the span of 7, 11 and 13 in the span of 6 years. और अगर मैं इस पे भी एक आपको एक स्टोरी बताऊं, कुछ फैंस ने शायद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखा होगा। इट वाज इंडिया इंग्लैंड फाइनल जो रेन अफेक्टेड गेम था,
और आपने 2007 वर्ल्ड कप के बाद धोनी को देखा होगा, इट वाज ऑब्वियसली हिज फर्स्ट विन एंड इट वाज अ गेम व्हिच वाज क्रेजी एट द टाइम, पाकिस्तान इंडिया वाला फाइनल। वो काफी लेवल थे, ऐसे नहीं कि वो कूद रहे थे, ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। 2011 में भी जब जीत गए इंडिया तो एक स्टंप उठाया और फिर सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पूरा ग्राउंड में अलग घुमाया, बट ही वाज स्टिल ऑन हिज ओन, इट वाज वेरी लेवल। 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते और वो इंडिया ने वापसी की थी वो मैच में, लास्ट बॉल पे आई थिंक यू नो व्हाटएवर दे नीडेड, आई थिंक 4 और 5 ऑफ 1 बॉल टू विन, इट वाज अ क्लोज गेम, और रविंद्र जडेजा डाल रहे थे, पिच टर्न हुई थी, जैसे उन्होंने मतलब वो मैच का फाइनल बॉल आई रिमेम्बर एक्साइट हुए, और वो रिएक्शन मुझे अब तक याद है। और अब मैं अगर वापस जाके देखूं, मुझे समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि उनको खुद पता था कि आईसीसी टाइटल जीतना कितना मुश्किल है, और उनको पता, उनको भी शायद उस टाइम अंदाजा था कि शायद मेरी कैप्टनसी साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल और चलेगी, उसमें से एक वर्ल्ड कप है, एक और वर्ल्ड T20 है। अब तो T20 गेम पूरा चेंज हो चुका है, वेस्ट इंडीज डोमिनेट करते हैं, शायद मैं एक और T20 वर्ल्ड कप जीतू ना जीतू, 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंडिया में नहीं होगा, शायद मैं वो वर्ल्ड कप जीतू ना जीतू। ये जो उन्होंने जीता, तो एक वर्ल्ड T20 हो गया, एक इंडिया में ऑन होम कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो गया, और एक ओवरसीज कंडीशंस में एक और आईसीसी टाइटल हो गया। फॉर हिम इट वाज लाइक द होल किट। और अब हमें समझ में आता है कि क्यों एक्साइटमेंट इतना था, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स जीतना आसान नहीं है, और ये विराट कोहली जैसे ग्रेट प्लेयर जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको भी ये अंदाजा अभी लग गया है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये एक बहुत ही और बड़ा रौनक, जो जो बॉलिंग अटैक अब आपके पास है, विराट कोहली के पास है, आई बिल्कुल थिंक ये धोनी जो 2011 का अगर आप वर्ल्ड कप बात करें, एक बहुत ही बड़े नामों के बगैर, ऑब्वियसली उसमें आपके पास स्पिनर अच्छे थे, कंडीशंस का फायदा उठाया, लेकिन वो एक ऐसा अटैक नहीं था इंडिया के मौजूदा बॉलिंग अटैक, और ये बड़ा इरिटेटिंग होगा कोहली के लिए कि आई थिंक जो और ये बेस्ट पॉसिबल टीम आपकी हो सकती है वो अभी आपके पास है। आपको मैं याद दिला दूं, शायद पाकिस्तान फैंस को ये मतलब इंडियन फैंस को हंसी आती है, तो मैं पाकिस्तान फैंस को उम्मीद करूंगा कि हंसी आएगी। 2011 में इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक था, जहीर खान हु वाज ऑफ कोर्स द स्टैंड आउट बॉलर, उसके अलावा थे मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा, श्रीशांत, ये थे हमारे पेस बॉलिंग अटैक, ठीक है। और हमारे स्पिनर्स में देयर वाज पीयूष चावला, अश्विन जो ज्यादा खेले नहीं, हरभजन हाँ, सिंह वाज काइंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, और मेन थिंग वाज कि युवराज सिंह का युवराज, बॉलर इमर्ज। So MS Dhoni managed to get the best out of that very limited bowling team in the right conditions. 2015 में टीम ज्यादा चेंज नहीं हुई यही थी। तो होता है ना जनाब, वो कैप्टन जो कहते हैं ना कि आप कैप्टन, वो जैसा आपने कहा कि डिसीजन मेकर होता है, बिल्कुल, पॉलिसी उसको बनानी होती हैं। और जैसे मिकी आर्थर ने कल स्टेटमेंट दिया, मैं इसको अभी पढ़ रहा था कुछ देर पहले, कि T20 के अंदर सरफराज वाज वेरी शार्प, या उसको पता था कि यार फील्ड प्लेसिंग या मुझे बॉलिंग चेंजेस क्या करनी है। अच्छा, ये बड़ी वो ग्रांटेड चीजें होती है। धोनी को हम ये तो जरूर कह देते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता, बट नोबडी रिमेंबर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, कि उस बॉलिंग अटैक से, वो कहते या हैं ना, 10 रुपए का एलिमेंट हो, आप उससे 100 रुपए निकलवा लें। यही तो कप्तानी है, या दैट इज यही कप्तानी है। और आई थिंक विराट कोहली को शायद अपनी बॉलिंग में बड़े मैचों के अंदर ये सीखने, अब मुझे लगता है, या उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है। ऑब्वियसली कभी कभी कैप्टन सारे प्लान बना ले, लेकिन बॉलर का गलत जगह बॉल करना शुरू कर दे, या वो फील्ड के मुताबिक बॉल ना करे। बट आई थिंक इन दी एंड दोनों सूरत में कैप्टन को ही क्रेडिट जाएगा, अच्छा बुरा या धोनी को जाएगा। और एक और चीज जो मैं धोनी के मुताबिक कहूँ, कि आई थिंक उसने बहुत कम वक्त में इतना कुछ अचीव कर लिया था, कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान में रहकर ये बात करता था हमेशा कि धोनी ने जो कुछ अचीव किया, ये धोनी की बात नहीं कर रहा, एक माइंडसेट की बात करो, एक ह्यूमन बीइंग, जो एक माइंडसेट होता है, कि कभी कभी मुझे लगता है कि किसी ने भी बड़ी अच्छी बात की ना, कि जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया तो उन्होंने कहा जी हमारे जो करंट कैप्टन है, इनके अगले वर्ल्ड कप में मोटिवेशन क्या होगी, ऑलरेडी तो उन्होंने वो अचीव कर लिया। ठीक है, आप वो लॉस्ट हो जाते हैं, या आप उस चीज की यूज टू हो जाते हैं, आपके अंदर वो एक शायद तड़प नहीं रहती। मुझे लगता है कि शायद इंडिया में भी ये समझ लिया गया कुछ धोनी के अंदर भी। आई नो, इसको आप समराइज अच्छा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ धोनी के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो ये आपकी ग्रेटनेस में तो आता है। आई थिंक धोनी का जो रिकॉर्ड है वो सब कॉन्टिनेंट में तो एक ड्रीम रिकॉर्ड है। इवन इमरान खान जैसे कैप्टन के पास भी इतने टाइटल्स नहीं थे। ही जी वॉज रेटेड एज अ कैप्टन, जो इसने 92 का वर्ल्ड कप, 87 के वर्ल्ड कप में, एक आई थिंक 92 के वर्ल्ड कप में भी इमरान ने एक बहुत मीडियोकर टीम से एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस निकलवाई। इंजमाम पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चल रहे थे, उन्होंने खिलाते रहे, आखिर में इंजमाम ने वो कर दिया जो इंजमाम से इमरान चाह रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि धोनी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, शायद आई एम जस्ट टेकिंग योर ओपिनियन, कि इतना कुछ जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर लोग समझते हैं यार अब कुछ और होना चाहिए, ऐसा हुआ, तो जल्दी कर लिया सब। आई थिंक 2011 के बाद वो काफी सेटिस्फाइड थे,
और ये दूसरी भी एक साइड स्टोरी जो चलती है कि 2011 के बाद उनकी फिल्म भी प्रोडक्शन में शुरू हो गई थी, जो बायोपिक उनकी निकली। और यहाँ पे एक रूमर था, मैं कभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बातचीत ऐसे चल रही थी कि फिल्म तो बन चुकी है, क्योंकि धोनी की ऑलरेडी इतनी अच्छी स्टोरी है, कहाँ से आए थे, स्मॉल टाउन से कैप्टन बने वगैरह वगैरह, और उनका जो स्टाइल वाइल हेयर वेयर वो सब, और फिर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप सब रेम कुछ। मुशर्रफ बड़े फैन थे भाई उनके। तो यही तो मैं, हाँ बिल्कुल, उनको तो बहुत पसंद था उनका जो है, वो एपिक एक वायरल क्लिप हुई थी, डोंट कट योर हेयर धोनी। तो लेकिन उसके बाद ये कहानी हमारी थी कि ये फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही है, मतलब रिलीज क्यों नहीं कर रहे, और कुछ बातचीत ये सब चल रही थी कि नहीं रुक रहे हैं कि 2015 वर्ल्ड कप में क्या हो, कि अगर बाय चांस वो भी जीत गए तो फिल्म तो मतलब कमाल की हो जाएगी वहां पे। तो मुझे बड़ा ये फनी लगा, लेकिन अगर आप इस रूमर्स को थोड़ी सी भी क्रेडिट्स दे कि शायद धोनी में ये था कि यार अगर मैं एक तो वर्ल्ड कप में यहाँ जीत चुका हूँ, मान लो मैं बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत लूं, रिकी पॉन्टिंग की गिनती में मेरी हो जाएगी, या फिर क्लाइव लॉयड के साथ मेरा नाम लिया जाएगा, और वो भी एक वर्ल्ड कप ओवरसीज, मतलब ये तो किसी इंडियन, ऑफ कोर्स कपिल देव वन इट इन 83, बट जस्ट इन द करंट एरा टू विन इट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक टेम्पटेशन था। और उसकी उनकी जो टीम थी, मोर और लेस इट वाज द सेम टीम, इट वाज अ कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये एक, आई एम श्योर इन सम वे, जिस तरह का कैंपेन भी था, शुरुआत अच्छी की, एंड दे टॉप द ग्रुप व्हिच पीपल डिडंट एक्सपेक्ट, हमें लगा कि शायद साउथ अफ्रीका के सामने हार जाए, बट दे एंडेड अप टॉपिंग द ग्रुप, और एंड देयरफॉर द एक्सपेक्टेशन आई थिंक बिकेम कि शायद इंडिया ये जीत सकता है। एज इट टर्न्स आउट, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपने 2011 की बात की कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ऑस्ट्रेलिया आ गया क्वार्टर फाइनल में, वही दूसरी तरफ 2015 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और हमें ऑस्ट्रेलिया मिल गया सेमीफाइनल में। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इंडिया को या तो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड मिल जाता उस वर्ल्ड कप में, I think India were the favorites. But getting Australia in Sydney, it was just, and I think it was just set then that they were the overwhelming favorites. So ये छोटी चीजें होती हैं. I think he has mentioned that that game was one of his more disappointing games, as though ज्यादा express नहीं करते हैं MS धोनी the Sydney semi-final. लेकिन फिर भी I think he takes it quite happily कि भाई semi-final तक पहुंचे हैं, which is not a small feature. And once you have won everything to reach the semi-final, after that you are fine. जहां विराट कोहली के लिए दैट इज द हर्डल ही नीड्स टू क्रॉस कि भाई मैं सेमीफाइनल फाइनल तो पहुंच ही जाता हूं, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूं। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंट माइंडसेट। अगर आप जीत चुके हो, जिस तरह आपने कहा, और कभी अगर एक से दो मरतबा ये चीज हो जाए तो फिर बिल्कुल। आपको लगता है कि अब ये मैं कैसे कर पाऊंगा। कभी कभी जैसे स्टीव हॉ का बड़ा मुझे मशहूर वो जुमला याद है, जब उन्होंने 87 के वर्ल्ड कप में ओवर की फेंका, और जब उन्होंने ऑब्वियसली सलीम जाफर को भी जब उन्होंने 18 रन मार दिए थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने बोला पहली दफा तो ये खुद ब खुद हो गया था। लेकिन उसको फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कि हर दफा आप एक वर्ल्ड 11 में क्रंच मौके पे परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो ये जुमला तो मुझे याद रहेगा स्टीव हॉ का, कि कभी कभी जो फर्स्ट टाइम जैसे धोनी के लिए जो चीज 2011 में हो गई वो हो गई, फर्स्ट टाइम हो गई, नहीं हो पाती तो शायद उसको पकड़ना मुश्किल होता, लेकिन विराट कोहली के लिए भी चैलेंज बन गया है। लेकिन मैं एक चीज जरूर धोनी को क्रेडिट दूंगा, कंडीशंस वगैरह तो उनके फेवर में थे ही, लेकिन उन्होंने काफी सालों तक अपनी जो सोच थी, अपनी जो विजन थी इस टीम में डाली। तो 2007 के बाद ही बहुत सारे चेंजेस थे उस टाइम पे। उसी टाइम पे हमारे कुछ ग्रेट प्लेयर्स को उन्होंने कह दिया कि भाई आई वांट टू बिल्ड अ टीम डिफरेंटली, और जगह नहीं बनेगी आपके लिए, और सचिन तेंदुलकर की जगह बनेगी, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर तब भी रन बना रहे थे, और उन्होंने पूरी तरह जो जो टीम थी वो उन्होंने वर्ल्ड कप को देख के ही बनाना शुरू कर दिया था। और यू रिमेंबर एट दैट टाइम कि दैट वाज धोनीज टीम। गैरी कर्स्टन तो ऐसे कोच आ गए जो उनके साथ उनका अच्छा तालमेल निकल गया। Which brings me back to exactly what I'm saying कि अगर आप 2023 वर्ल्ड कप के बारे में अब प्लान कर रहे हो, तो कौन प्लान कर रहे हैं? क्या बाबर आजम प्लान कर रहे हैं या मिसबाह उल हक प्लान कर रहे हैं? अगर मिसबाह उल हक प्लान कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कभी किसी ने, कोच ने नहीं कहा कि भाई हम 4 साल वाले वर्ल्ड कप के लिए अब प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप बाबर आजम को पूछ रहे हो कि भाई आप अपनी टीम बनाओ और आप अपनी तरीके से 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी करो, फिर मुझे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए मैं फिर से वही मुद्दे पे आता हूँ कि भाई क्या होने वाला है इन दोनों के बीच, आई एग्रीड विद यू, टाइम ही बताएगा। क्योंकि अगर आपने सही बात की कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए अगर अगर आप सोचो कि प्लान कौन करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किसने करना है, आपकी टीम में जगह बहुत कितनी अच्छी है, आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कैप्टन हैज टू टेक द लीड, कोचेस नहीं लीड करते। अब ये एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि न्यूजीलैंड के केस में शायद हमने इसको आइडियलाइज कर लिया या हम ऑप्टिमिस्टिक हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में। और आई थिंक शायद दुनिया का कोई और कोच होता, जैसे मैं मिकी आर्थर को आज तक क्रेडिट देता हूँ फॉर बाबर आजम की, जब वो T20 में ही सिर्फ रन कर रहे थे या वनडे में, उन्होंने उनको टेस्ट में भी एक बड़ा प्लेयर सोच के खिलाते रहे। बहुत फ्लॉप हुए बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, बट सडनली उन्होंने फिर वो अपने
उस टैलेंट पे आ गए। वो कि हमारे यहाँ कुछ और प्लेयर्स का शिकवा कर रहे हैं कि हमें इतने लाडलेपन से नहीं रखा गया, लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि आपके जो स्टेचर है वो हर किसी का पता चल जाता है। बाबर आजम के बारे में हम सबको पता चल गया था कि ये क्या है, और उन्होंने ऑब्वियसली उनको क्रेडिट देना चाहिए। जहां हम बहुत सारी बात करते हैं, उमर अकमल की जैसे मिसाल हम अभी सामने डिस्कस कर रहे हैं, जितना टैलेंट उन्होंने दिखा दिया था शुरू में, बाबर ने इतना भी नहीं दिखाया, बिकॉज बाबर तो स्लो स्टेडली वाले प्लेयर निकले ना। लेकिन बाबर को क्या क्रेडिट जाता है कि वो जो मैं बात कर रहा था वो बीच में उसको समअप कर देता हूँ। वो जो बाबर आजम की मैं बात करता कि वो मीडिया से राब्ते में नहीं है, वेरी हेड डाउन, हेड मतलब उनका बड़ा वो हेड डाउन है। वो बहुत कम मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, पीसीबी भी अच्छा उनको सामने नहीं लाता। सारे कप्तानों के साथ जूम सेशन करा दिया, उनका वीडियो रिलीज कर दिया गया। वो खुद भी ना मीडिया में आना नहीं चाहते इस वक्त। मुझे लगता है वो एक अजीब वे लेके चल रहे हैं, लेकिन अ वेरी गुड वे टू बिकम अ ग्रेट कैप्टन एज वेल, बिकॉज जब आपके पास कोई बैगेज नहीं है, आपने किसी से फेवर नहीं लिया है मीडिया से, किसी बोर्ड से, किसी कैप्टन से, किसी कोच से, तो फिर आप किंग होते हो। अच्छा, हमारे यहाँ किंग को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसके खिलाफ साजिश हो जाती है। लेकिन चूंकि बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं, रिकी पॉन्टिंग उनके लिए कॉलम लिख देते हैं। रिकी पॉन्टिंग कभी किसी के लिए कॉलम तो क्या बात भी ना करें अगर आप में वो दम ना हो, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट प्लेयर। तो आपकी बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ रौनक के। आगे जाके जरूर इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी, मिसबा अपने उसमें होंगे, तो फिर वो कहते हैं ना एक नयाम में दो तलवारें जो है वो नहीं बिल्कुल। रह पाती, वन हैज टू गो। लेकिन अभी आप बताएं, करंटली सब ठीक है? विराट कोहली, रवि शास्त्री हैप्पीली जो आगे बढ़ रहे हैं? इनका इक्वेशन है, इनका इक्वेशन बहुत ही अच्छा है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए हम तो मानते हैं कि अनिल कुंबले इतने अच्छे श्रूड टैक्टिशियन थे, और जो विजन उनका था वो शायद टीम के लिए अच्छा हो, लेकिन आपको कोचिंग में आप सिर्फ हेडमास्टरी या फिर सिर्फ टैक्टिकली आप अच्छे कोच नहीं माने जाते, यू हैव टू विन द ड्रेसिंग रूम। एंड द फैक्ट कि अनिल कुंबले विराट कोहली का भरोसा नहीं जीत पाए, ये अनिल कुंबले पे भी एक सवाल है। तो हर चीज ऐसी नहीं कि विराट कोहली ऐसे, कभी कभी हम मान लेते हैं ना कि विराट कोहली का डिमीनियर हम देख ले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही स्पॉइल्ड क्रिकेटर या बिगड़े हुए या सीनियर को उनको रिस्पेक्ट देना आता नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक टॉप प्लेयर है और ऊपर से कैप्टन बन चुके हैं। हर कैप्टन का अलग अलग अंदाज होता है, और हर कैप्टन को हक है कि ऐसे कोच के साथ वो काम करे जिनके साथ उनकी बनती हो। अब वो मैच्योरिटी और वो सब वो आपको देखना होता है। अगर एम एस धोनी होते शायद उनको अनिल कुंबले पसंद ना हो, लेकिन अगर उनको देखने को मिले कि अनिल कुंबले मेरी टीम के लिए अच्छा है क्योंकि जो मुझ में कमियां है वो अनिल कुंबले पूरी कर देगा, तो ये मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट आदमी है। अब विराट कोहली को जैसे भी हो लगा कि भाई ये आदमी मेरे साथ काम नहीं कर पाएगा, और फिर क्योंकि अनिल कुंबले इतना बड़ा प्लेयर है तो ऐसा हो गया। अगर कोई दूसरा, अगर डंकन फ्लेचर होता या फिर कोई और होता तो शायद इतनी बड़ी न्यूज भी नहीं बनती, और वो भी टाइमिंग ऐसा था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फाइनल, आईसीसी फाइनल जीतने के बाद, हारने के बाद ये इशू हो गया, तो और भी मतलब वो जो है ना ज्यादा बड़ा बन गया ये इशू। जहां तक रवि शास्त्री का सवाल है, उनका रोल बहुत ही अलग है। वो एक ग्रेट, उनका रेपुटेशन इंडियन क्रिकेट में ऐसा रहा है कि ऑलवेज समबडी टू बैक पीपल, कि अगर आपने मतलब इतना घटिया इनिंग्स भी खेला हो और आपके घर में हर जगह तरीके से प्रॉब्लम चल रहा हो, आपके इर्द गिर्द सब कुछ गिर रहा हो, लेकिन आप रवि शास्त्री के पास बैठोगे 5 मिनट, तो आप 5 मिनट के बाद निकलोगे और बोलोगे कि यार मेरे यार मैं तो आज बहुत ही कमाल का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी वो क्वालिटी है उनमें कि जो डिप्रेस्ड आदमी भी हो, जिनका कॉन्फिडेंस लैकिंग हो, उनको पूरी तरह पकड़ हुआ, तू तो टाइगर है, तू तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो ये हम जोक्स करते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें से एक अच्छी क्वालिटी भी निकल आती है कि भाई रवि शास्त्री के साथ आपने खराब शॉट भी खेला होगा, वो आपको कहेगा अरे क्या शॉट खेला भाई तुमने, रवि शास्त्री तो यार कोई नहीं यार, जो चैंपियन नेक्स्ट इनिंग में मार देगा। तो ये जो पॉजिटिविटी उनका होता है, इट रब्स ऑफ ऑन यंग प्लेयर्स, इट हेल्प्स। तो ये विराट कोहली के लिए इज अ गुड सॉर्ट ऑफ बैलेंस। I don't think Ravi Shastri is there for his tactical acumen, or he's Alright. not there for his selection input. He is there to make the captain and the team feel good. और ये रोल भी इंपॉर्टेंट है इन अ टीम ऑफ सुपरस्टार्स। तो जहां तक सब कुशल मंगल है तो बिल्कुल सब अच्छा ही है टीम में, लेकिन क्या उस हैप्पी एनवायरनमेंट के साथ टीम सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे पा रही है नहीं, ये तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो चीजें आई थी ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद, और उसके बाद र्यूमर कि ग्रुप बन गया है, ये क्या था? क्या ये सारा सॉरी बोल, ऑब्वियसली क्या इंडियन कहा आपने? जो बस जो खबरें आई थी ग्रुप बन गए थे या कोई इनकी लड़ाई हो सकती थी। तो एक मेरा तो मानना ये कि विराट कोहली जितने बड़े कैप्टन, जितने बड़े प्लेयर हैं, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है इस तरह का सोचना भी। बट ये जो हार होती है ना, ये इस तरह की चीजें हमारा सब कॉन्टिनेंट मीडिया एक तरह का ही है। इंडिया पाकिस्तान जीत जाए तो हम नाच रहे होते हैं और नचवा रहे होते हैं, और जब हार जाए तो टीवी भी टूट जाते हैं और फिर हम वही दिखाते भी हैं। तो मुझे तो ये थोड़ा सा वो चीज लगी
ऐसा ही था या कुछ था इसमें? तो जो एक चीज हमें मालूम हुई, जिस तरह हम देख रहे थे कि आजकल के प्लेयर्स जो है सुपरस्टार्स जल्दी बन जाते हैं, और जब सुपरस्टार जल्दी बन जाते हैं तो ओवरनाइट। या एग्जैक्टली, तो आपको जिस तरह से आपकी पॉइंट उनको उनकी तरफ पहुंचानी है, उसका तरीका बहुत जरूरी हो जाता है। अभी आप स्कूल टीम या कॉलेज टीम तो कोच नहीं कर रहे हो, जो आप सीधा है क्या कर रहा है तू, और मतलब गाली वाली दे दो, या फिर उससे एकदम हेडमास्टरी की तरह कह दो कि तू लेट क्यों आया, चल 10 राउंड भाग। अब ऐसे मान लो कल आपका कोई टॉप ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर या टॉप बैट्समैन 15 मिनट लेट आ जाए, 10 मिनट लेट आ जाए, और आपने सबके सामने उसे कह दिया कि राउंड मार या फिर उठक बैठक कर, तो ये स्कूल टीम में आप बिल्कुल कर सकते हो और ये डिसिप्लिन अच्छी तरह से आ जाता है। लेकिन नेशनल टीम में, इंटरनेशनल टीम में क्लियरली उनका ये तरीका दूसरा होना चाहिए। तो जहां तक हमारा मानना है, जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी कि उस टाइम पे अनिल कुंबले का जो बर्ताव था टू हाउ टू सॉर्ट ऑफ गेट हिज पॉइंट अक्रॉस टू सर्टेन प्लेयर्स, वो प्लेयर्स को पसंद नहीं आया। और दूसरी बात यह कि अनिल कुंबले एक दूसरे कल्चर के टीम में पैदा हुए, और कल्चरली भी तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के है भाई, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी, इंजीनियर है, ऊपर से टीम में ऐसे खेले जहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण है, राहुल द्रविड़ है, ऐसे लोग जो बिल्कुल उनके वेवलेंथ में बिल्कुल मिलते थे। अब आप इन लड़कों की बात करें, या तो रविंद्र जडेजा हो, या फिर केदार जाधव हो, या ये उनकी जो कल्चर, हार्दिक पांड्या हो, ये उनकी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है बहुत ही अलग है, और ये आईपीएल एरा के सुपरस्टार्स है भाई। इनको सोशल मीडिया पे जब भी वो बैठते हैं तो मतलब 1 करोड़ लोग उनकी खाली तारीफ कर रहे हैं, उनको हार्ट्स और किसेस भेज रहे हैं, तो अचानक आप ऐसे कोच हो जो उनको उस तरह का प्यार ना दे रहे हो, तो अचानक वो बिल्कुल आराम से, थिन स्किन है जिस तरह कहते हैं, जो उनकी जो चमड़ी होती है वो काफी नाजुक होती है, आराम से आप उनको मतलब लगा सकते, प्रिक कर सकते हो। तो जो हमें सुनने और देखने को मिला वो यही था कि जो तरीका अनिल कुंबले का था वो इन लड़कों के लिए ठीक नहीं था, इस टीम के लिए ठीक नहीं था, और अगर उसको बैलेंस करना हो तो कम से कम कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कि आप कैप्टन से बात करो कि भाई हाँ, ये बहुत जरूरी है। कि तुम जाके उनको बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो कोच हूँ, चलो मुझे मेरा रोल ऐसा होगा, लेकिन तुम उनके कैप्टन। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप एक मैन और मैनेजमेंट बहुत अगर जरूरी है। आप अगर कैप्टन और कोच के बीच में वो कम्युनिकेशन अगर बट जाए, अगर मान लो कि कैप्टन भी मान लो कि नहीं यार ये तो ज्यादा ही कुछ ऐसे है, तो मैं प्लेयर्स को अलग से, जो कोच एक चीज बोलते हैं और कैप्टन बाद में जाके बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे करो ऐसे करो, तो ये जो है फिर वो रिफ्ट ऐसे ही बढ़ती जाती है, और ओवर टाइम कभी ना कभी वो स्नैप होता ही है। और इंडियन क्रिकेट के लिए या कुंबले और कोहली के लिए वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद वो समय था। इंडियन क्रिकेट का बहुत फायदा है, विराट कोहली का फायदा, लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा, यहाँ पर कहूंगा जरूर कि मैं रवि शास्त्री को एज अ क्रिकेट कमेंटेटर, एज अ एक्सपर्ट टीवी और कमेंट्री पे बड़ा मिस करता हूँ यार, क्योंकि आई थिंक वो जो उनकी वॉइस या एक बात करने का जब जो बहुत खास वो पाकिस्तान क्रिकेट पे जब वो तबसरे करते थे, मुझे याद है बहुत खुले दिल से और बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव है, तो उनके अंदर है ना वो एक स्टारडम तो है ना, वो एक इन्फ्लुएंस एक है, वो हमारा ऑरा है। जब हाँ, मिस आप करता हूँ मैं बड़े थे दोस्तों। तो मुझे रवि शास्त्री तो कमेंटेटर बहुत पसंद था, लेकिन हाँ, कुछ ही सालों में मेरे ख्याल से जब से आवाज बढ़ गई है या फिर शोर शराबा बढ़ गया आईपीएल का, तो उनको भी शायद ऐसे लग रहा हो कि मुझे भी चिल्लाना होगा अगर मेरी आवाज पहुंचानी है हाँ, लोगों की तरफ से, तो वो मुझे थोड़ा ज्यादा ही लग गया। तो मैं काफी खुश हूँ कि रवि शास्त्री द कोच इज द रिजल्ट और रवि शास्त्री द कमेंटेटर स्टेइंग चलो आउट। जी, चलो जी, कंट्रास्टिंग बिल्कुल यहाँ पे व्यूज आ गए हैं आज। देखिए आपको रवि शास्त्री तो कमेंटेटर वापस चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ हाँ, कि मुझे तो रमीज राजा कमेंटेटर बहुत पसंद है, भले एंटरटेनिंग मानते हैं, लेकिन मैं किसी पाकिस्तानी दोस्त या कलीग या किसी से पूछूं तो कभी कभी क्या पागल हो यार तुम क्या रमीज राजा की कमेंट्री सुनते हो, हम खुद नहीं सुन पाते। यार तो बड़ा उनके साथ अनफेयर होता है मुझे लगता है। मैं तो अभी रमीज राजा का कोई 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू किया था यार, बहुत मजा आता है क्योंकि एक बंदा एक सर्टेन लेवल पे जब पहुंच जाता है, जिसने दुनिया को कवर किया हो, घूम फिर रहा हो और वो बड़ा क्लोजली देख रहा हो, ही इज द बिल्कुल, बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट योर क्रिकेट। और ये उसने कमेंट्री सब्जेक्टिव वो होती बड़ी है। सेंस बात करता है। एक चीज है जो मैंने, रमीज भाई अगर आप सुन रहे हो, आई थिंक आपको बुरी नहीं लगेगी, आई थिंक आप इसको एग्री करोगे कि वो इमरान खान को अब तक बहुत सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल बिल्कुल व्यूज के लिहाज से, क्रिकेटिंग व्यूज के लिहाज से। डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी वो वाइज बड़ी आवाज है पाकिस्तान में, जिन्होंने कहा नहीं जो खान साहब कह रहे हैं वो ठीक है। ये मुझे एक थोड़ा सा उनपे है कि उनपे इन्फ्लुएंस है खान साहब का, तो वो आज तक उनके हर डिसीजन को मान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आई थिंक जितनी उनकी जजमेंट होती है, जिसके भी मुतालिक होती है यूट्यूब पे जाके, मैं तो रमीज राजा को जरूर सुनता हूँ, देखता हूँ हर पाकिस्तान के मैच के बाद। मुझे लगता है कि मैं बीइंग एनालिस्ट या जब एंकर या एज अ जर्नलिस्ट मैं जब बात करूंगा, तो हम करते हैं ना इधर उधर सुनते हैं, कोई ना कोई चीज हम पे भी आती है, क्योंकि अब हाँ हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है अभी हम लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल रमीज राजा समवन जिनको मैं सुनता हूँ ना, या मैं
आकाश चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, अगेन बहुत बड़ा नाम नहीं है वो इंडियन क्रिकेट का, जी। जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनमें से, लेकिन मुझे उनकी ओपिनियन हमेशा एक ऐसी ओपिनियन लगती है जो बहुत रियलिस्टिक और बहुत नहीं नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल बिल्कुल। होती है। मैं उनको बड़ा सुनता हूँ जाके। आई थिंक रमीज राजा के साथ अनफेयर होता है पाकिस्तान में अगर लोग उन पर क्रिटिसाइज करते और हैं, बट आई थिंक ही इज डन लॉट ऑफ गुड थिंग फॉर नहीं नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट। एक इमेज बिल्डिंग की है उन्होंने। और जिस तरह आपने कहा कि और हर फैन को ये याद दिलाना पड़ता है कभी कभी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा आप सेम कमेंटेटर सेम एनालिस्ट को पसंद करें, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सेम कमेंटेटर सेम एनालिस्ट को गाली दें या नापसंद भी करें। कमेंट्री इतनी सब्जेक्टिव होती है, किसी को किसी का चेहरा पसंद है, किसी को किसी की आवाज पसंद है, किसी को किसी की एनालिसिस पसंद है। संजय मांजरेकर हमारे यहाँ काफी बार मुझे बिल ट्रोल लॉरी पसंद है। बिल लॉरी बाद में जब मैं देखे, मैंने कहा बिल लॉरी की आवाज, उनकी शक्ल तो बहुत अजीब मिलती नहीं है। बिल्कुल समथिंग लाइक दिस। कमेंट्री बिल्कुल आपको खुद पता नहीं होती कि आप पे इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, आप तो नेचुरल ऐसा आपको कुछ चीज अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और लेकिन लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बंदा जिन्होंने एक तरह से अगर रमीज़ की बात करें तो ही इज़ लिफ्टेड द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान था ब्रॉडकास्ट। कौन पाकिस्तान क्रिकेट में जो वॉइस बनता यार, जब एक जमाने में रवि शास्त्री और रमीज एक साथ खड़े होकर जब कमेंट्री बिल्कुल, करते थे, तो ये दोनों तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का रेपुटेशन फेस थे अलोंग द क्रिकेटर्स, जो सबसे पहले कमेंट्री में आए, ब्रॉडकास्टिंग में आए। वसीम और शास्त्री का तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन। गो बिल्कुल, के वसीम भाई कभी भी मुझे नेचुरल कमेंटेटर या एनालिस्ट नहीं लगे, बट वो चूंकि इतना बड़ा नाम है तो वो उस रोल में फिट हो जाते हैं। आई थिंक रवि शास्त्री और रमीज राजा ने तो 90s में अपने क्रिकेट के बाद जो दोनों एक दुनिया शो में आता था, इट वाज़ biggest कॉल्ड बने। शैज़ एंड बैज़। तो शैज़ एंड वाह। बैज़ के दोनों का हाँ। शास्त्री और वसीम ने काफ़ी पॉपुलर भी था उस टाइम पे 90s में हमारे टीवी वगैरह पे। और मुझे दूसरी बात तो मुझे इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है जिन्होंने कमेंट्री को एज़ अ प्योर डेडिकेटेडली उनको उन्होंने कमेंट्री को अपना एक प्रोफेशन बना दिया वो ओवर टाइम। और रमीज़ और शायद संजय मांजरेकर ऐसे ही 1-2 होंगे, रवि हैज़ नाउ गॉट इंटू कोचिंग। लेकिन काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स जैसे आप पुराने मैचेस देख लो, कभी-कभार इमरान खान ने कमेंट्री की होगी, लेकिन इमरान खान के जो इंटरेस्ट थे वो इट वाज वेल बियॉन्ड कमेंट्री। सेम थिंग फॉर अ सौरव गांगुली और राहुल बिल्कुल द्रविड़। बिल्कुल। तो एक इकलौते ऐसे जो कुछ बंदे हैं, जिस तरह रमीज है, जिस तरह संजय है, जिन्होंने सिर्फ कमेंट्री पे, इयन चैपल पे भी आप वही दो, इयन चैपल द कमेंटेटर बिकेम सच अ बिग थिंग, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स या कोचिंग या सिलेक्शन उसमें उन्होंने उन्होंने सिर्फ कमेंट्री में अपना ध्यान दिया, मन लगाया, और इसलिए अच्छे कमेंटेटर बने। आज भी लोग ऐसे हैं जो कहेंगे ये चैपल यार मुझे उनकी कमेंट्स पसंद नहीं है या मुझे उनकी कमेंट्री पसंद नहीं है, तो वो भी सब्जेक्टिव है। लेकिन जिन्होंने इतने सालों तक कमेंट्री की हो, उनके लिए मुझे आई डोंट नो, एज आई मे बी बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, मुझे आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोस पीपल। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आप जैसे आप लोगों के सिस्टम से जैसे हार्षा निकले, आई थिंक वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे एक आध को, उन्होंने कुछ ज्यादा शायद सच बोल दिया, ओपन बात कर दी, लोग थोड़ा सा नहीं बट उनके ऊपर हो गए। लेकिन आई थिंक बड़ा वंडरफुल एनालिस्ट, नो नो, क्या स्टाइल है बात करने का, क्या डिस्क्राइब करते हैं वो इमोशंस को, वाह। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो बड़ा फैन रहा हूँ उनका। नहीं नहीं, पॉपुलर कमेंटेटर तो है ही, और अगेन ही इज एन आइकॉनिक फिगर इन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, क्योंकि नो उनकी डाउट। वजह से ही हमें लगा कि भाई हम नॉन क्रिकेटर होने के बावजूद भी कम से कम हमारी आवाज फिर भी हम वॉइस कर मुझे सकते हैं। सबसे अच्छी चीज लगी, मुझे याद है अब्दुल रजाक ने बहुत ही, जैसे उनकी फील्डिंग कोई बहुत ज्यादा मशहूर नहीं थी, ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट ग्रेट ऑलराउंडर जिन्होंने बहुत अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस की हुई। लेकिन मुझे याद है जब उन्होंने गेंद उनके पास से फाइन लेग पे आया, रजाक की टांगों के लिए से निकल गया, तो हर्षा बोर्ड ने सिर्फ ये कहा कि रजाक डिडंट वांट टू सी दिस क्लिप अगेन इन लाइफ, और वो ब्रेक पे चले गए। पता नहीं कोई और कमेंटेटर होता, ओह नो व्हाट इज हैपनिंग, और ये वो। तो आई थिंक आरशा का एक अलग ही डिस्क्राइब करने का स्टाइल है जो हम नहीं कर पाते, वो कर देते हैं। नाउ दिस इज बिल्कुल समथिंग वेरी यूनिक अबाउट हिम। अलग सोच है, अलग स्टाइल है बात करने का, जो बहुत डिफरेंटली आपको गॉड गिफ्टेड ही हो सकता है कि आप चीज को जैसे देखते हो वैसे नहीं दिखाते, आप कुछ और तरह बोल देते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट किस्म की। आखिर में बस 1 आवर प्लस हो गया। हम्म। आखिर में मुझे रौनक आपसे ये पूछना है कि क्या चीज यार इंडिया ने ऐसी की कि जो इंडियन टीम जिसको हम शारजा में बड़ा आराम से मारा करते थे, हमें लगता था भाई तेंदुलकर का आउट कर दो और हाँ, ठीक हम है। भी उसी टाइम फिर टीवी बंद कर देते थे, जैसे तेंदुलकर आउट होता था टीवी बंद होता फिर था। श्रीनाथ और ऑब्वियसली जो प्रसाद थे, बहुत विकेटें ली, कुंबले ने बहुत विकेटें ली हमारे खिलाफ। जी अगर स्टैट्स निकालो बहुत तगड़े हैं, लेकिन उतनी मार भी बहुत खाई है सईद बिल्कुल। अंबर से, इजाज से, इंतमाम से, और मैच फिनिश किए हमारे उस जमाने के प्लेयर्स ने। क्या किया इंडिया ने ऐसा 15 साल में रौनक के, वो जो एक बड़ी टीम बड़े नामों के साथ भी हार जाया करती थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था बड़े इवेंट जीतने का, फिर सडनली प्लेयर्स आने शुरू हो गए। तो यार आप लोग तो इतने ब्लेस्ड हो, हमें तो जेलसी होती है कि अभी विराट कोहली भी हैं तो रोहित शर्मा भी आ गए हैं,
अब किसको आउट करे, आप लोगों ने टॉप 3 से पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने सिर्फ क्या किया कि उन्होंने वो टॉप 3 तोड़ा और वो निकल गए, वरना वो नहीं निकल पाते वो भी। लेकिन बिल्कुल क्या ऐसा किया कि इतनी क्वालिटी स्टफ आ रहा है। और आई थिंक धोनी को अगेन मैं यहाँ पे जरूर एम्प्ट करूंगा कि वो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि वो आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर सेटअप बना लें, अच्छे से अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले आए, पैसा ले आए, टीम नहीं जीतेगी तो सब जाया हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर आप अभी हम अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप श्रीनाथ और 90s और शारजा वगैरह की बात करें तो उसके बाद एक जो दौरा आया इंडियन क्रिकेट में, बहुत ही अच्छा दौरा था, क्योंकि सौरव गांगुली की टीम बहुत ही अच्छी टीम थी, जहां लक्ष्मण, तेंदुलकर, द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग इतने अच्छे टेस्ट प्लेयर साबित हुए, जहीर खान, अनिल कुंबले। तो एक बहुत ही अच्छी टीम बन गई वहां पे, जिन्होंने सिर्फ शायद आईसीसी इवेंट्स उस समय उन्होंने ज्यादा नहीं जीते, बट दे डिड एंड अप विनिंग, डूइंग वेरी वेल इन टेस्ट क्रिकेट। तो वो एक अच्छी फाउंडेशन बन गई फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम कि भाई जब आप ओवरसीज ट्रैवल करो। कल्चर चेंज हो गया, सोच चेंज हो गई, हम जीत सकते हैं बाहर। राहुल द्रविड़ वाज अ सक्सेसफुल कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। वो ग्रेग चैपल एरा में शायद कभी कभी हम राहुल द्रविड़ द कैप्टन को हम भूल जाते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन ही वाज वेरी सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन। और फिर अनिल कुंबले का जो दौरा आया एज अ टेस्ट क्रिकेटर, एज अ टेस्ट कैप्टन, इंडिया कंटिन्यू टू डू वेल एज अ ओवरसीज टीम। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, और ये तभी हो सकता है जब लीडरशिप आपकी स्ट्रांग हो। देन एंड ऑफ कोर्स दैट यू हैव द प्लेयर्स, बट अच्छे प्लेयर तो इंडिया में 90s में भी थे, जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते थे तो वो परफॉर्मेंस नहीं आती थी। फिर जो आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट हैज टू इन सम वेज along with Dhoni of course has to go for the IPL, क्योंकि whether you like it or hate it 2008 के बाद to play top quality players and have young players play with them regularly। और अभी तो आप देख लो, मतलब आप 18-20 years के कह सकते हैं कि आईपीएल was a game changer for Indian cricket। Absolutely, a game changer for world cricket and more for Indian cricket, क्योंकि ये सारे young Indian cricketers को I mean if you go back to 2008, 9, 10 you were getting all the best players in the world in your dressing room। यार आप रिकी पॉन्टिंग के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, या फिर आप सबसे बड़ी बात जो आपने ग्रेड के साथ तो वक्त गुजारा, जो हमें पीएसएल में भी चीज लगी कि हालांकि पीएसएल में भी इस चीज की कमी है कि हमारे पास करंट स्टार्स नहीं आते ज्यादा ना, थोड़े से हमें वो स्टार्स मिल जाते हैं जो अभी थोड़ा अर्सा पहले या जो टीमें फ्री हो। ऑब्वियसली आईपीएल के पास जो एक, मैं उस रीजन पे ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक ग्रुप बनता है ना, मुझे लगता है कि जब आपका यंग प्लेयर, हर उस प्लेयर को जिसने 2 साल बाद जाके शायद उसको फेस ऑफ करना है, आपने तो उसको बॉल करा ली हुई है, आपने उसकी बैटिंग कर ली हुई है, आपने फेलियर या सक्सेस दोनों उसके खिलाफ चखली है, जो आपको दोनों सिखाता है, तो आपका मतलब शेकी तो नहीं होते। और यही चीज मुझे लगता है इंडियन क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस देती है जब वो बाहर खेलते हैं जाकर। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम कहते हैं ना कि जो ओवरसीज प्लेयर्स तो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि कितने इंडियन सुपरस्टार्स को आपको देखने को मिलता है इन अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। एट द एंड ऑफ द डे आईपीएल इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अब आपके टॉप के प्लेयर कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं अभी? शायद एक आध मैच खेल ले, या फिर कुछ, मतलब अगर आप फर्स्ट टीम में हो तो, या फिर बिल्कुल नहीं खेलते। बिल्कुल। तो अगर आप यंग प्लेयर हो जो मुंबई के लिए खेल रहे हो, दिल्ली के लिए खेल रहे हो, तमिलनाडु के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, जहां भी, और अचानक उस तो 2 महीने के लिए यू आर प्लेइंग विद धोनी और सौरभ गांगुली और विराट कोहली और राहुल द्रविड़, जो अब भी इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, और आपको उनका मतलब एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, दैट इट कैन ओनली मेक यू अ बेटर प्लेयर। तो ये एक और फायदा था कि नॉट ओनली द इंटरनेशनल प्लेयर्स बट द इंडियन सीनियर प्लेयर्स वर आल्सो प्लेइंग अलोंग विद द यंगर प्लेयर्स। और तब जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बनी, जो उभर के आई, आई थिंक दैट इज व्हाट्स बीन द बिगेस्ट डिफरेंस। दूसरी बात ये आपने और हमने कई बार डिस्कस किया है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैव जस्ट चेंज्ड, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ये विराट कोहली को मैं ज्यादा क्रेडिट भी दूंगा, टू अ डिग्री धोनी ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए जो लायबिलिटी ना हो फील्ड में। और विराट कोहली ने तो दूसरा लेवल पे ही ले लिया कि सिर्फ लायबिलिटी नहीं, आई वांट एवरीबॉडी टू बी फिट, यू नो, सो इवन इफ देयर फर्स्ट स्किल इज बैटिंग। वो तो सेकंड्स की बात करते हैं ना, सेकंड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो दिस शोज द कल्चर ऑफ इन द माइंडसेट ऑफ द टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो बस ये एक चीज है, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की अकेले कंपैरिजन करें तो दैट्स वन थिंग, बट इन जनरल इंडिया हैज चेंज्ड इट्स फिटनेस स्टैंडर्ड्स। और आईपीएल की वजह से पैसा भी आया गेम में, इंडियन क्रिकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, इंप्रूव हुआ। अब हर स्टेट एसोसिएशन में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्स है, फिटनेस सेंटर्स है, उनके सबके पास अपने अपने स्पेशलिस्ट फिजियोज है वगैरह है। तो ये सब जो है इन द प्री आईपीएल एरा वाज हार्डर। टॉप क्रिकेट एसोसिएशन के पास था, मुंबई के पास था, बैंक कर्नाटका के पास था, तो ये टीम सक्सेसफुल थी। अब हर एसोसिएशन में बड़ा स्टेडियम है, बड़े फैसिलिटीज, और वो सिर्फ तब पॉसिबल हुआ है जब पैसा आया गेम में, एंड दैट इज as a result of the IPL. So I think that has been the main reason why India has become such a powerhouse. But फिर भी
आपको जिस तरह आपने कहा कि आईसीसी इवेंट अब तक नहीं आया है तो अंडर विराट कोहली, तो उम्मीद है कि हाँ, हमारे पास आईसीसी इवेंट आया और हमने बाद में अपने कैप्टन को उठा के तीनों फॉर्मेट से ही फारिग कर दिया। लेकिन आई थिंक जो आपने बात की उसको फिनिश में करूंगा, पीएसएल ने भी यही किया रौनक हमारे यहाँ पर। हसन अली वाज सिलेक्टेड एज द इमर्जिंग प्लेयर इन जी द पेशावर दलमी टीम। जी उनको एक आध तीन लोग ही शायद जानते थे, मैंने भी, मुझे याद है पेशावर दलमी की मीडिया मैनेजर को फोन किया, मैंने कहा आप मुझे ना फोन करा वो एक किसी अपने टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर से, उसने हसन से करा दिया। हसन अली कौन? पीएसएल ने ये किया कि आपके जो टैलेंट था ना, जो इधर उधर बिखरा पड़ा था, जो 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 इस मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से फिट हो, तेज बिल्कुल। बॉल कर लेता हो, तेज शॉट खेल लेता हो, उसको मुश्किल था उस 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट से लेकर आना, या ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा या लाइमलाइट नहीं मिल रही। आई थिंक वो जो लाइमलाइट है, पीएसएल ने भी यही किया। हमारे स्टेडियम, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पे यार बड़ा, ये शायद मैं एज अ इंडिपेंडेंट भी बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ना होके भी, और आपका ओपिनियन भी लूंगा कि एक ऐसा मुल्क जहाँ 2009 के बाद से लेकर 8-9 साल क्रिकेट ही मुल्क में ना हो, आपका बच्चा पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहा हो, आपके पास किसी किस्म का बड़ा एक्सपोजर ना हो, और मैं, ये बड़ा हमारा अच्छी डिस्कशन चल रही है बहुत दोस्तों वाली, और आप आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट भी हम उसकी इतने डिटेल में नहीं जाते, वो भी मिस कर दें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मुझे याद है सुहेल बिल्कुल तनवीर बिल्कुल। राजस्थान रॉयल्स से जाकर शेन वॉर्न की कैप्टनसी में 6 विकेट लेते हैं तो वो स्टार बन जाते हैं, हमने जी ये भी मिस कर दिया, हम आईपीएल भी नहीं खेलते थे। आई थिंक पाकिस्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है यहाँ पर, यहाँ पे अगेन पे मिसबा का रोल भी आ जाता है, और फिर हमारे पूरे क्रिकेट उस जमाने के प्लेयर्स का भी, कि उन्होंने किसी ना किसी तरह अपनी प्रेजेंस याद दिलाते रहे, यूई में जीतते रहे, हमने अच्छी वर्ल्ड कप दिया 2009 में जाके वर्ल्ड T20 जीत लिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पीएसएल के बाद हमें जो लड़के मिले ऑलमोस्ट उन्हीं लड़कों ने हमें पुश किया। हम तो पहला हाफ देखें तो एक जिन लोगों से खेल रहे थे, सेकंड हाफ हमने उन लड़कों से खेला जो एक यंग यूथ थी पाकिस्तान की और बिल्कुल इमर्ज होके आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को आई थिंक, जो आपने रमीज राजा की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट अपने लोग भी हम कहीं ना कहीं इस चीज को अंडरमाइन कर जाते हैं कि हमने कितना मुश्किल वक्त में कितना डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई, और जब उस चीज से निकले, अभी देखे ना हमारे नसीम शाह ने अगेंस्ट होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया। 5 विकेट ले लिए, आप ऑस्ट्रेलिया में मार खा के आए थे, अगर ये होम सीरीज ही ना होती तो नसीम शाह तो पता नहीं आपके सेटअप में ही ना रहते, तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान फिर से एक सक्सेसफुल और एक कंपेटिटिव और पावरफुल टीम बन जाए, और दे हैव बीन कंपेटिटिव टू अ डिग्री इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स। और अगर, मैं बहुत खुश था जब श्रीलंका की सीरीज हुई थी, जब टेस्ट क्रिकेट वापस आया था, क्योंकि जब टेस्ट क्रिकेट वापस ही करेगा, एंड ऑफ कोर्स बाकी पीएसएल भी जो पूरा एडिशन आपने खेला पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट द होल थिंग बट फॉर द फाइनल अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड क्रिकेटिंग, जो एक क्लाइमेट एक आ जाए पाकिस्तान में, that will automatically translate into all these things coming in. PSL is bound to do well. और वो ये भी और वो भी और वो भी रौनक ऐसे स्पोर्ट्स में, जो हमारा जो क्रिकेट का गेम है, अगेन आखिर में इस पे कंक्लूड कर लेते हैं कि फुटबॉल तो है नहीं यार, कि अगर इटली भी वर्ल्ड कप नहीं खेला तो तब भी वो इतना बड़ा हो जाएगा, हॉलैंड कभी खेलता है कभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। अब हमारे यहाँ तो कोई 10 टीमों के अलावा कोई बड़ी टीम बननी नहीं है, अफगानिस्तान में जितना दम भी हो उनको भी 15-20 साल लग जाएंगे शायद। पाकिस्तान या कोई भी टीम जो इस पर टॉप 8 में टॉप 10 में है रौनक, मुझे लगता है कि इनका चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें बिल्कुल। से एक दो फारिग होते हैं तो पूरी क्रिकेट फीकी लगने लग जाती है, जो कि हमारे क्रिकेट का एक बड़ा ड्रॉबैक है, कि हमारे पास एक बड़ा स्केल नहीं है यार, हमारे पास बहुत लिमिटेड नेशंस हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। और इसमें भी अगर आप और भी एक वैसे भी कम नेशन और उनमें से इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट तो खेलता नहीं है, तो वहां पे भी इशू और भी जाता है। तो 10 टीम है लेकिन 10 आमने सामने नहीं खेलते, इंडिया और पाकिस्तान साथ में आप नहीं। कहीं ना अपनी अपनी गवर्नमेंट को, अपने बोर्ड को कन्विंस करें ना यार, हम लोग देखना चाहते हैं यार। आप और मेरे जैसे कुछ और बंदे अगर हमारे यहाँ दोनों मुल्कों में होते तो क्या बात होती ना। हाँ सही बात है। और दूसरा यार, मैं पुराने क्लिप आज के यूट्यूब देखने का बड़ा मौका मिला ना, चंद दिन पहले मेरे ज़हन से वो सामने से गुजरा, वो शाहरुख खान ने जो शुएब अख्तर और शुएब मलिक हरभजन को बुला के शो किया यार, वो ये वो चीजें जो बेसिकली हम इन्फ्लुएंस हैं, हमारी जो नेशंस हैं हम लोग, इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान को इसकी ज्यादा जरूरत है कि हमें तो ये मोमेंट्स लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं। और आखिर में आई थिंक यार, बल्कि बहुत ही मुश्किल वक्त तो था ही, लेकिन आई थिंक जो इरफान खान और फिर ऋषि कपूर, मतलब पाकिस्तान के अगर आप ट्विटर का देखते तो टॉप 4 हैंडल्स ही ऋषि कपूर साहब के थे। तो मैं तो आज तक समझता हूँ कि जितना डैशिंग हीरो ऋषि कपूर साहब अपने दौर के थे, ऐसा हीरो तो कभी आया ही नहीं दोबारा पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में। वहीद मुराद साहब एक जमाने में जो हमारे थे, और आई थिंक बड़ा ही हार्ट ब्रेक हो गया यार ये जो, आई थिंक इस मौके पर जहां पहले ही इतने सब लोग परेशान हुए हुए थे,
बैक टू बैक, मतलब एक दिन उठे इरफान खान की खबर मिली, अगले दिन 12-11 बजे सो के उठे ऋषि कपूर इज नो मोर। शॉकिंग यार, मतलब आप निकल ही नहीं सकते। आई थिंक इंडिया में तो बहुत ज्यादा, हम तो चले, हमारे यहाँ बहुत फैन थे इरफान खान और ऋषि कपूर, नो डाउट यार। हमारे तो पुराने लोग तो ज्यादा फैन थे, हम यंग जनरेशन जिन्होंने उनका वो ऑरा नहीं भी देखा, जिन्होंने उस जमाने की हिट फिल्में खुद उस जमाने में आप एज अ फैन जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बावजूद बहुत बड़े स्टार। आई थिंक आपके यहाँ तो बहुत ही इसका वो सैड बिल्कुल। फीलिंग आ गई होगी और बहुत ज्यादा बात हो रही होगी। और अगर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इनफैक्ट मेरे घर से लेस देन मतलब 5 मिनट की दूरी पर ही है वो हॉस्पिटल जहाँ पे दोनों एडमिट हुए थे एज इट टर्न्स आउट। एंड मुझे अभी भी याद है, यहाँ ये एरिया जो है इट्स वन ऑफ द बेटर हॉस्पिटल्स। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी या हस्ती जिनको ट्रीटमेंट लेना हो तो यहाँ पे आ जाते हैं। और कभी का अगर बाई चांस इफ देयर इज अ डेथ और एनीथिंग लाइक दैट, पूरे रोड्स मतलब पैक्ड हो जाते हैं, लोग घर से निकल आते हैं एंड देयर इज अ ह्यूज ऑलमोस्ट परेड। इनकी जो लास्ट राइड्स जो होती है, फाइनल जर्नी होती है, इट्स लिटरली लाइक अ नेशनल हीरो, यू नो। तो वो सब तो होता है। तो वो एक और फीलिंग है ना कि कभी कभी हम देख के बैठ के देखते भी है कि भाई कितना लगाव था, कितना एड्यूलेशन था। अब वो भी हमें देखने को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि रूल्स है सिर्फ 10 जन या 15 जन फॉर अ फ्यूनरल। ऑब्वियसली कोई घर के बाहर निकल नहीं सकता है हमें वगैरह। आदत नहीं है ना इन चीजों की, सॉरी। हमें इन चीजों की आदत नहीं थी, हम किसी और तरह से इन चीजों को और देखा करते थे मैंने पहले। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू किया था इंस्टा पे, जहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि आपने स्पोर्ट क्यों पिक किया, आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है लॉ की है। तो उन्होंने ओके। पूछा कि भाई व्हाई डिड यू नॉट डू एंटर न्यूज। तो सर जी मुझे न्यूज में इंटरेस्ट तो है, क्योंकि मैं कभी कभी काफी पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, मैं ट्विटर वगैरह पे भी आउटस्पोकन हूँ, आपने शायद देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्पोर्ट और जिस तरह हम बात करें एंटरटेनमेंट, जो फिल्में वगैरह होती है, ये इतने हसीन इंडस्ट्रीज होते हैं, इतने अच्छे इंडस्ट्रीज होते हैं कि हम जितने भी पैशनेट हो जाए इसमें, जितने भी हमें या तो खुशी में या तो जीत में खुशी मिले, या फिर हार में हमें दुख मिले या गम मिले, या हमारे जी जी। हार्ट ब्रेक मिल जाए, एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट मैटर। एक मैच ही हम्म, तो है, एक मूवी ही तो है। लेकिन जब ऐसे कोई सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे कोई हसीन एक एक्टर हमें हम्म, छोड़ के चला जाता है, बिल्कुल। या फिर हमारा कोई फेवरेट क्रिकेटर हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमें सिर्फ वो एक सेम एक पर्सनल सी फीलिंग आती है कि जिस बंदे ने हमें खुशी दी इतने साल। अब हाँ आप किसी इंडियन से पूछो भाई वसीम अकरम या इमरान खान द क्रिकेटर के बारे में, अभी चलो इमरान खान की जो सिचुएशन अलग है क्योंकि अब वो सब उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरह देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेटर को क्रिकेट फैन को पूछो इमरान का अपना वसीम अकरम के बारे में बात करने, या वकार यूनिस के बारे में बात करने, इंजमाम के बारे में बात करने, दे विल ओनली टॉक अबाउट द स्वीट मेमोरीज ऑफ द प्लेयर। हालांकि कहीं के अरे यार वसीम ने तो बहुत विकेट लिए इंडिया के सामने, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन कल और मुझे आप लगता है रौनक के कहीं कहीं जो आपने बात की ना दोनों तरफ के लोग, मुझे हाँ लगता है कि पाकिस्तान में भी जब इंडियन क्रिकेटर्स की बात होती है, तो जो क्रिकेट समझता है, जो बिल्कुल। गेम को समझता है, वो उसको पता है यार ये लोग अब क्या थे। आप इसी समझ तरह लो, जब वसीम वकार इंतमाम की बात करते हैं, इंडिया का कोई फैन या क्रिकेटर, दे नोज कि यार उनकी क्या रेपुटे, क्या उनका एक और मकाम था, आपने वो जिस तरह जो कहा उसको देते हैं कि वो। ऋषि कपूर और इरफान खान जब गए तो आपको ऐसे लगा कि यार यार ये कैसे हो गया, नो इतने अच्छे फिल्में मैंने देखी है ये सब। आप मतलब मुझे तो सोच के भी ये घबराहट होती है कि कभी ये सोचो जिस दिन एक या एक सचिन तेंदुलकर या एक वसीम अकरम या ऐसे दिग्गज प्लेयर हमारे बीच अगर ना रहे, और हम आप अगर वो दिन देखे, तो आप सोच भी सकते हो कि हम पे क्या गुजरेगी। कि जब हम ऐसे उन्होंने हमने हमने उनको देखा है कि क्या खेले वगैरह वगैरह, और सही जिस दिन बात। हमारे बीच ना रहे, तो वो फीलिंग बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है ना। तो यही खूबी है हमारी फील्ड की, क्रिकेट की भी और एंटरटेनमेंट की भी, कि एट द एंड ऑफ द डे दे आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग फैंस प्लेजर। और जो पॉलिटिक्स न्यूज वगैरह है, दे आर नॉट इन दैट बिजनेस। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन गुजर जाता है, तो कभी कभी हम डिबेट में हो जाता है, अरे ये तो ऐसे ही था, ये तो चोर था, ये तो ऐसे ही था, इन्होंने ऐसे ही किया, इनकी सरकार में ये हुआ। शायद नेगेटिव ज्यादा हो, पॉजिटिव कभी कभी हो। लेकिन जब कोई क्रिकेटर या एक्टर कोई चला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आर्ट, लाइफ हमें एंटरटेन आप करने को दी है। फैंस के लिए काम करते हैं ना, बिल्कुल उनसे बिल्कुल। उनकी लाइकिंग पे ही आप स्टार बनते हैं। फैन इसीलिए किसी को हमारा ना आप इस चाहे इंडस्ट्री में है तो ना, स्टार ही नहीं हो। हमारा आप इसीलिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे जस्ट गिव्स अस हैप्पीनेस और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़ा मजा आया। और आई होप कि जब इसको लोग देखेंगे, और एक चीज डिस्क्लेमर हम पहले दे दें यार, और खासतौर पर रौनक तो माशाल्लाह अभी भी बहुत, इनका तो स्टाइल ही है। मैंने ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है, मैंने कहा जरा पता चले कि हम क्वारंटीन में थे और ये कोरोना ने हमारी ये हालत कर दी थी। तो ये जब हम 3 साल बाद 4 साल बाद कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा ना, तो उसको ये सब देखते याद आएगा, ओ यस, ये उस दौर में हुआ होगा, तभी इस भाई ये में तो हमने ये ये हाल तो हुआ होगा हमारा आज, इसका। अगर आपने 10 दिन पहले ये रिकॉर्डिंग की होती, तो मेरा ये जो है पूरी तरह से मैंने खुद ट्रिम करने की कोशिश। वाह यस यस यस। और लेकिन बिल्कुल अब हम बोल रहे हैं, बट ठीक है यार, जो है अभी ऐसे ही है। लेकिन अब दुआ ये है पूरी दुनिया के लिए,
इंडिया, पाकिस्तान, तमाम देखने वालों के लिए भी कि अल्लाह ताला जल्दी से हमारा जो ये वक्त है इसको गुजारें, हम सब पे बहुत अच्छा वक्त आए। और आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत मुश्किलें हैं, अब बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो वो कहते हैं ना, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई एम सॉरी, लेकिन अब तो जो सिचुएशन है इसके अंदर तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हदशात है। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना कि जहाँ कभी कभी हमारी सोच खत्म होती है, कुदरत वहां हमें एक होप देता है, नेचर कोई हमें वहां पर एक उम्मीद आती है। तो इसी पे फिनिश करते हैं रौनक के, इतनी मुश्किल डार्क आवर्स के अंदर शायद हमें टनल से एक लाइट नजर आए और फिर वही बाद में हमें उजाला दिखा दे। बिल्कुल, यू पुट इट परफेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गफार भाई, और फिर जरूर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।